रिइंकार्नेशन एज मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 1। ये कहानी है अनाया की, जो कि मित्तल फैमिली की एक लौती बेटी है। मित्तल फैमिली इंडिया के टॉप 10 फैमिली में से एक है। अनाया के डैड यशवर्धन मित्तल अनाया से बहुत प्यार करते थे। वो उसकी हर एक ख्वाहिश पूरी करते थे। उनकी पत्नी राशि मित्तल यानी कि अनाया के मॉम की डेथ जब अनाया 10 साल की थी तब ही हो गई थी। अनाया के मॉम के डेथ के बाद मिस्टर यशवर्धन मित्तल ने दूसरी शादी नहीं की थी। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते थे, तो वो उसकी जगह किसी को भी नहीं देना चाहते थे। वो उनकी यादों के साथ अपनी बची हुई जिंदगी बिताना चाहते थे। उसी के साथ वो ये भी नहीं चाहते थे अगर उन्होंने दूसरी शादी की और उनकी दूसरी वाइफ ने अगर उनकी बेटी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, तो वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अनाया को मां का प्यार मिस्टर यशवर्धन के बड़े भाई की पत्नी यानी कि उनके बड़ी भाभी ने दिया था। वो उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। उन्हें 2 बेटे थे। उन्हें हमेशा से ही एक बेटी चाहिए थी, पर उन्हें 2 बेटे हुए बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशन के चलते वो कभी मां नहीं बन पाए। लेकिन अनाया के जन्म के साथ उनकी वो भी इच्छा पूरी हो गई थी। उन्हें अनाया के रूप में बेटी मिल गई थी। अनाया के मॉम के यानी कि राशि के मौत के बाद इन्होंने ही अनाया को संभाला था और मां का प्यार दिया था। अनाया बहुत ही मासूम और चुलबुली लड़की थी। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती थी। उसकी फैमिली उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अनाया अपनी फैमिली के सामने कुछ और थी और बाहर कुछ और ही थी। उसने अपनी पहचान दुनिया से छुपाकर रखी थी। उसकी फैमिली भी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। वो घर में सबसे मासूम और चुलबुली लड़की थी। साथ ही में पूरे मित्तल परिवार की जान थी। असल में अनाया अपने 18 साल की उम्र में ही एक ट्रेन फाइटर थी। वो अकेली ही एक टाइम पर 50 लोगों से लड़ सकती थी। उसको हर तरह के गन की जानकारी थी। वो एक शार्प शूटर थी। साथ ही में वो वर्ल्ड की #1 हैकर भी थी। उसका दिमाग बहुत ही तेज चलता था। उसने कई हैकिंग कंपटीशन जीते थे। उसी के साथ वो एक फेमस सिंगर भी थी, पर उसका चेहरा अब तक किसी ने देखा नहीं था। वो जहाँ भी कॉन्सर्ट में गाने जाती वहाँ पर वो हमेशा अपना चेहरा मास्क से ढक कर रखती थी। साथ ही वो अपने आँखों को छुपाने के लिए आई लैशेज का यूज करती थी, जिससे कोई भी उसे पहचान नहीं पाता था। इन सब के साथ ही वो अपनी एक गेमिंग कंपनी भी चलाती थी, जिसे उसका असिस्टेंट ही संभालता था। बस अगर कुछ इम्पोर्टेंट काम हो या कुछ अर्जेंसी हो तो वो कंपनी जाती थी, वो भी सर से लेकर पाँव तक ढकी हुई अपने प्राइवेट लिफ्ट से, ताकि अगर उसे किसी ने देखा भी तो पहचान नहीं पाएगा। आज अनाया का 19 बर्थडे था। उसकी फैमिली में उसके डैड, उसकी बड़ी माँ जिसने उसे उसकी माँ के डेथ के बाद माँ की कमी कभी महसूस हो नहीं होने दी, उसे माँ का प्यार दिया है। वो उसके दोनों भाई जो उससे बस कुछ ही साल बड़े हैं, उसके बड़े पापा, दादू, दादी सब बहुत ही खुश थे। आज मित्तल मैंशन किसी दुल्हन की तरह सजा था। अनाया के बर्थडे की बड़ी पार्टी आज मित्तल मैंशन में रखी गई थी, जहां पर उनके सभी फैमिली फ्रेंड्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, कुछ रिश्तेदार सब इनवाइटेड थे। पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। सभी आ चुके थे, बस अब बर्थडे गर्ल का इंतजार थे। तभी सीढ़ियों पर से हाई हील की टक टक आवाज आती है। उसी के साथ फ्लैश लाइट उस तरफ चली जाती है। साथ ही में सबकी नज़र भी सीढ़ियों से अनाया उतर रही थी। उसने प्रिंसेस रेड कलर का गाउन पहना था। उसमें वो किसी प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी। काली गहरी आंखों में काजल लगा हुआ था, चेहरे पर लाइट मेकअप और होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक। उसी के साथ बालों का फ्रेंच स्टाइल में बन बनाया था। उसके आगे वाले बालों की 2 लेट उसके चेहरे पर आ रही थी, जिससे वो और भी खूबसूरत लग रही थी। इस वक्त उसके आजू बाजू उसके 2 भाई थे, जिन्होंने उसका एक एक हाथ अपने हाथ में पकड़ा था। अनाया और उसके भाई सीढ़ियों से नीचे आते हैं। हॉल में मौजूद सभी की नज़र उन भाई और बहन की जोड़ी पर ठहर से गई थी, क्योंकि वो तीनों लग ही रहे थे इतने सुंदर। अनाया के दोनों भाइयों ने आज ब्लैक कलर का डिजाइनर 3 पीस सूट पहना था। हाथ में ब्रांडेड घड़ी, बाल जेल से सेट किए हुए थे, साथ ही पैरों में ब्रांडेड जूते। वो दोनों आज बहुत हो हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहे थे। उस पार्टी में मौजूद सभी लड़कों की नज़र अनाया से हट नहीं रही थी, और गर्ल्स की उन दोनों लड़कों से यानी कि अनाया के भाइयों से। साथ में ही लड़कियां अनाया की खूबसूरती से जल भी रही थी और लड़के उसके भाइयों से।
इन सब से बेखबर वो तीनों उन सब के बीच में से होते हुए मित्तल फैमिली के पास चले जाते। वहां से वो सब स्टेज की तरफ चले जाते हैं जहां पर अनाया का बर्थडे केक था। अनाया अपने फैमिली के साथ स्टेज पर चली जाती है और फिर केक कट करती है। उसके केक कट करते ही सभी बर्थडे सॉन्ग गाने लगते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। अनाया केक काट कर एक बड़ा सा केक का पीस लेकर सबसे पहले अपने पापा को खिलाती है। बाद में अपनी बड़ी मॉम, दादी, दादू, बड़े पापा और अपने दोनों बड़े भाइयों को सब भी उसे भारी भारी केक खिलाते। उसके बाद वो सबको थैंक यू कहती है। उसके बर्थडे पर उन्हें सबकी खुशी के मौके पर यह आकर उसे गुड विशेष देने वो सबको पार्टी एंजॉय करने के लिए कहती है। अनाया के डैड सबको थैंक यू कहते हैं उनकी खुशी में शामिल होने के लिए और अपनी बेटी के लिए विशेष देने के लिए। उसके बाद वो भी अनाया की तरह ही सब मेहमानों को पार्टी एंजॉय करने को कहते हैं। अनाया के पापा और बड़े पापा दोनों अपने बिजनेस पार्टनर से बातें करने में बिजी होते हैं। दादी दादू अपने दोस्तों के साथ, उसकी बड़ी मॉम वहां पर आई हुई उनकी सहेलियों से बात करने लगती हैं। अनाया और उसके दो भाई वही साइड में जाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। वहां का माहौल बहुत ही खुशनुमा था पर किसी को तो ये खुशी राज नहीं आ रही थी। वहां पर बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे। सिक्योरिटी भी उतनी ही टाइट थी। फिर भी कुछ लोग उस पार्टी में सिक्योरिटी के नाक के नीचे से अंदर आए थे। उन्हें यहाँ पर आने में फैमिली के ही किसी मेंबर ने मदद की थी, इसलिए वो इतनी टाइट सिक्योरिटी के होते हुए भी वहां पर एंटर हो चुके थे। अचानक उस पूरे हॉल में गोलियों की बारिश होनी शुरू हो गई। किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिला। अनाया को भी कुछ समझ आता या वो कुछ एक्शन लेती उससे पहले ही उसके सामने ही उसके परिवार पर गोलियां चल रही थी। वो ये सब देखकर बेहद गुस्से में आ गई। उसके दो भाई उसे बचाने के लिए उसे लेकर एक सुरक्षित जगह पर आ गए। अनाया उनके साथ जाने से मना कर रही थी। उसे अपने दादू, दादी, बड़ी माँ और डैड के साथ ही बड़े पापा को बचाना था जो उन लोगों के कब्जे में थे। पर उसके दो भाई ने उसे अपनी कसम देकर वहां पर रोक लिया। उन दोनों ने उससे वादा किया कि वो सबको सही सलामत बचाकर यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। तुम बस कहीं मत जाना, अगर तुमको कुछ हो गया तो सब जीते जी मर जाएंगे। अनाया अपनी आंखों में आंसू लिए उन दोनों को देख रही थी। वो उनसे कहती है, भाई आप लोग भी मुझे सही सलामत चाहिए, जल्दी आना। उसके दोनों भाई अपने आंखों में आंसू लिए उसे देखते हैं। वो दोनों उसे गले लगाते हैं, उसके सर पर हाथ रखकर वहां से चले जाते हैं, अपने दो बॉडीगार्ड को उसे प्रोटेक्ट करने को छोड़कर। वो दोनों अनाया को उस सेफ जगह पर छोड़कर फिर से उस हॉल में जाते हैं जहां पर अफरा तफरी मची थी। वो वहां पहुंचते हैं तभी उस हॉल में बड़ा सा धमाका होता है जिससे हॉल में मौजूद सभी लोग जगह पर ही मर जाते हैं। पूरा महल माटी के ढेर में बदल जाता है। अनाया जब उस बड़े धमाके की आवाज सुनती है तो वो डर जाती है। वो जल्दी से उस जगह पर से निकल जाती है और महल की तरफ बढ़ जाती है। वो वहां पहुंचकर देखती है तो पूरा महल माटी के ढेर में बदल गया है। उसे देखकर वो उस तरफ बढ़ने लगती है और अपनी बड़ी माँ, पापा, दादू, दादा और भाइयों को आवाज देने लगती है। उसे उस जगह पर जाते देख जो बॉडीगार्ड उसके सेफ्टी के लिए उसके भाइयों ने रखे थे वो उसे पकड़ लेते और वहां पर जाने से रोकते हैं। पर जब वो नहीं मानती, वो इस वक्त अपने होश में ही नहीं थी, तो बॉडीगार्ड उसकी नस दबाकर उसे बेहोश करते हैं और वहां से उसे एक सेफ जगह पर लेकर चले जाते हैं। सेफ हाउस। नितिन और रमेश दोनों अनाया को लेके हादसे वाले जगह को छोड़कर एक सेफ जगह पर लेके आते हैं। उस सेफ हाउस में रोज की जरूरत के सारे सामान थे। ये दोनों वही बॉडीगार्ड थे जिनको अनाया के दोनों भाइयों ने उसकी सेफ्टी के लिए उन्हें उसके पास छोड़ा था। साथ में उन दोनों ने जाते टाइम उन दोनों को ये कहा था कि अगर इस दौरान उन्हें कुछ हो जाए तो वो अनाया को एक सेफ जगह पर ले जाए और उसका ख्याल रखे। दोनों ही बॉडीगार्ड के ऊपर मित्तल फैमिली के बहुत ही इंसान थे। आज वो दोनों जिस भी मुकाम पर थे वो सिर्फ और सिर्फ मित्तल फैमिली की वजह से थे। तो वो दोनों उन दोनों भाइयों की बात जल्दी ही मान जाते हैं। उसी के साथ उनसे वादा करते हैं कि अपनी जान पर खेलकर वो अनाया को बचाएंगे, उसे कुछ भी नहीं होने देंगे। अनाया की जान को अभी भी खतरा था, इसलिए वो दोनों उसे मुंबई में ही बने उनके इस सेफ हाउस में लेके आते हैं जिसका किसी को भी पता नहीं था। कोई भी उन लोगों को आसानी से नहीं ढूंढ सकता था।
उन दोनों ने ही अनाया की जरूरत का सारा सामान वहां पर लेकर आए थे ताकि उसे कोई मुश्किल ना हो। अनाया इस समय उस सेफ हाउस में बने एक रूम में बेड पर बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। वो रूम दिखने में साधारण सा था पर उसमें अनाया की जरूरत का सारा सामान था। मित्तल मैंशन इस वक्त पूरा का पूरा आग में झुलस चुका था। अंदर के किसी के भी बचने के चांसेस बहुत कम थे, या यूं कहे ना के बराबर थे। बाहर पुलिस, फायर ब्रिगेड और रिपोर्टर की लाइन लगी थी। फायर ब्रिगेड वाले लोग अपना काम कर रहे थे, उसमें बाकी लोग भी उनकी मदद कर रहे थे। इस वक्त पूरा इंडिया ही सदमे में था। भाई, आखिर एक ही साथ इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन की ऑन द स्पॉट डेथ जो होगी थी, और उसी के साथ पूरी मित्तल फैमिली तबाह हो चुकी थी। शेयर मार्केट में उथल पुथल मच गई थी। पूरा बिजनेस वर्ल्ड शोक में डूबा था। सब पुलिस फोर्स एक्टिव हो चुकी थी, हत्यारों को ढूंढने में लगी थी। फायर ब्रिगेड भी जल्दी से अपने काम में लग चुका था। उनने आग पर अपना कंट्रोल ले लिया था। आग अब काबू में आ चुकी थी। उसी के साथ अब वो शोध काम स्टार्ट कर चुके थे। धमाके की वजह से मित्तल मैंशन का कुछ हिस्सा पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। थोड़ी ही देर में वहां से लाशें निकालना शुरू हो गया था। मित्तल खानदान में से कोई भी जीवित नहीं बचा था। सबकी लाशें एक एक करके बाहर लाई गई थी। उनकी हालत बहुत ही खराब थी। बाकी के लोगों की भी लाशें बाहर निकली गई थी। किसी का हाथ नहीं था तो किसी का पैर, सब बॉडी पार्ट इधर उधर हो गए थे। धमाका बहुत ही जोरदार था, किसी को भी बचने का टाइम ही नहीं मिला था। ऐसा पहली बार ही हुआ था कि एक साथ इतने सारे लोग किसी हादसे का शिकार हो गए थे, वो भी सब बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। वो भी इतनी बड़ी और टाइट सिक्योरिटी के होते ये सब हो गया था। सबके घर में मातम छाया था, जिनके भी घर में से जो कोई उस हादसे में शामिल था। ये बात जब नितिन और रमेश को पता चला कि मित्तल फैमिली से कोई भी जीवित नहीं है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ, पर इस समय उनके पास अपना दुख व्यक्त करने का समय नहीं था। उनकी मित्तल परिवार की आखिरी निशानी और उनकी अमानत की रक्षा करनी थी, जिसके ऊपर अब भी बेहद ही बड़ा खतरा मंडरा रहा था। जिन्होंने भी इस हादसे को अंजाम दिए हैं या इसके पीछे के हत्यारों को अगर ये पता चला अनाया मित्तल जिंदा है तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो दोनों श्रेया को बचाने के लिए हॉस्पिटल के मुर्दा घर से अनाया के डे से ही फिजिक्स होने वाली एक बॉडी को लाकर उसे अनाया ने जो पार्टी में ड्रेस पहनी थी वैसी ही सेम ड्रेस पहना देते हैं। ये सब काम एक लेडी नर्स ने किया था पैसा लेकर, पर उसे इस बात का कुछ पता नहीं था कि ये लोग कौन हैं और क्यों कर रहे हैं। उसे तो बस पैसों से मतलब था। उस बॉडी का चेहरा खराब कर उसे भी लाशों के बीच में रख देते हैं। ये सब उन दोनों ने इतनी बारीकियों से किया था कि किसी को भी शक नहीं हुआ और किसी को पता भी नहीं चला। सेफ हाउस, अनाया का रूम। अनाया धीरे धीरे अपने होश में आने लगी थी। अब तक वहां पर नितिन और रमेश भी पहुंच चुके थे। जब उन्हें अनाया के शरीर में हलचल महसूस हुई तो वो दोनों उसके उठने का इंतजार करने लगे। अनाया को अपने सामने मित्तल मैंशन में हुआ ब्लास्ट नजर आता है। वो चीख के साथ उठती है। वो पूरी की पूरी पसीने से भीगी थी। साथ में वो डर के मारे कांप रही थी। वो जैसे ही अपनी आंखों को खोलती है तो अपने आप को अनजान जगह पर पाती है। रूम में ध्यान से देखने पर उसे अपने सामने रमेश और नितिन नजर आते हैं, जो कि उसके दोनों भाइयों ने उसके सेफ्टी के लिए उसके साथ रखा था। वो उनकी तरफ नम आंखों से देखती और उनसे कहती है, भाई कहाँ है? और पापा, बड़ी माँ, बड़े पापा, दादा दादी सब कैसे हैं? वो सही सलामत तो है ना? फिर खुद से ही कहती है, नहीं नहीं, वो सब सही सलामत होंगे। भाई ने वादा किया था वो सबको सही सलामत लेके आएंगे। वो फिर उन दोनों की तरफ देखकर अपनी आस भरी नजर से कहती है, कहाँ है वो सब? सलामत है ना? आप दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ तो बताओ। वो दोनों उसकी बात सुनकर नम आंखों से उसकी तरफ देखकर कहते हैं, मिस, वो। श्रेया उन्हें बीच में ही रोक कर कहती है, वो क्या कर रहे हो? जल्दी बताओ ना, सब कहाँ है? नहीं तो मुझे उनके पास लेके चलो। इतना कहकर वो अपनी जगह पर से उठने लगती है। उसके उठने से पहले ही नितिन उसे रोकते हुए अपनी नम आंखों से कहता है, मिस आप बैठिए, मैं आपको सब बताता हूँ। इतना कहकर वो अपनी दोनों आंखों को कसकर बंद कर अनाया से कहता है, मिस, कोई भी उस ब्लास्ट में नहीं बच पाया।
सब उस ब्लास्ट में हमें छोड़कर चले गए। आपके भाई और हमारे बॉस, दादू, दादी, बड़े साहेब, बड़े मालकिन, छोटे मालकिन, कोई भी उस ब्लास्ट में नहीं बच पाया। हम अभी थोड़ी देर पहले वहां से ही आए हैं। सबकी डेड बॉडी देखकर ठीक से कोई पहचान भी नहीं आ रहा था, पर उन लोगों ने पहने हुए कपड़ों से उनकी पहचान हो गई है। इतना कहकर उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं जो कि उसने इतनी देर से रोके थे। उसकी कंडीशन समझकर रमेश उसके कंधे पर हाथ रखता है, उसे धीर देता है और आगे की बात कंटिन्यू करता है। मिस, शायद कोई आपकी पूरी फैमिली को खत्म करना चाहता था। हमने आपके भाइयों से और हमारे बॉस से आपकी सुरक्षा का वादा किया है और वो हम मरते दम तक निभाएंगे। अगर उस हत्यारों को आपके जिंदा होने की बात पता चलती तो वो आपको भी ढूंढ कर मार देता, इसलिए आपकी सेफ्टी के लिए हमने आपकी डे से ही एक डेड बॉडी को अपने आज जो ड्रेस पहना था वैसा ही ड्रेस पहना कर उस बॉडी का फेस खराब करके उसे आपकी फैमिली के लोगों के डेड बॉडी को जहां पर रखा था वहां पर रख दिया। इतना कहकर वो एक गहरी सांस लेकर अनाया की तरफ देखकर कहता है, मिस, अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ करना, पर उस समय हमें जो सूझा वही किया हमने। हम अब बाकी सबको तो खो चुके हैं पर आपको नहीं खो सकते। आपको जिंदा रहना होगा, उन लोगों से बदला लेने जिन्होंने आपके अपनों को आपसे दूर किया। इतना कहकर वो चुप हो जाता है और अनाया की तरफ देखने लगता है। ये सब बातें सुनकर अनाया शोक में चली गई थी। उसे अपनी फैमिली के डेथ के बारे में सुनकर सदमा लग गया था। उसके आंखों से बेइंतहा आंसू बहने लगते हैं, पर वो जब उन हत्यारों से अपने फैमिली के डेथ का बदला लेने की बात जब रितेश के मुंह से सुनती है तो वो खुद को संभालती है, अपने आंसू अपने हाथों से बेरहमी के साथ पोंछती है। उसके बाद वो नितिन और रमेश की तरफ देखकर कहती है, मैं उन लोगों से बदला लेना चाहती हूँ अपनी फैमिली के मौत का। मुझे उन लोगों के बारे में सब जानना है। अब से मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, वो और कोई नहीं बल्कि मेरी फैमिली के डेथ का बदला लेना है उन दरिंदों से जिन्होंने मेरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया, मुझे अनाथ कर दिया। उन्होंने ये अच्छा नहीं किया। अब उन्हें अनाया मित्तल के कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। उनकी लाइफ की उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। इतना कहकर वो चुप हो जाती है। रितेश और नितिन दोनों ही इस वक्त अनाया की बातें सुनते हैं। उसकी सनक बारी बातों को सुनकर उनके भी रोंगटे खड़े होते हैं। उन्हें इस वक्त अपनी मिस से बहुत डर लग रहा था। उनके मुंह से कुछ शब्द भी नहीं निकल रहे थे। दोनों ही खुद को संभल कर अपने मिस की तरफ देखकर कहते हैं, मिस, आप जो भी करेंगे उसमें हम आपके साथ हैं, पर आपको अपना ख्याल रखना होगा। आप अपने आप को हमेशा सेफ रखेगी। आप अपने भाइयों और हमारे बॉस की कुर्बानी वाया नहीं जाने देगी। उन्होंने आपको बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाली थी। वो हमेशा आपको सुरक्षित देखना चाहते थे। अनाया उनकी बात सुनकर उनकी तरफ देखकर कहती है, आप लोग चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं कुछ होने भी नहीं दूंगी जब तक अपना बदला न ले सकूं उन हत्यारों से जिसकी वजह से मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया है। आप लोग उन लोगों के बारे में पता लगाओ। मैं कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ और हाँ, मैं अपने परिवार का अंतिम संस्कार करना चाहती हूँ। मेरे होते हुए वो इसे ही बेवाश की तरह नहीं रहना चाहिए। उनका सभी विधि विधान से अंतिम क्रियाक्रम किया जाएगा। दोनों ही उसकी बात पर सर हिलाकर वहां से चले जाते हैं। अनाया उस रूम में अकेली रह जाती है। अनाया नितिन और रमेश के रूम से चले जाते ही अपनी सुनी आंखों से एक तक एक जगह को देखने लगती है। अपनी फैमिली को थोड़ी देर या यूं कहे कुछ घंटों पहले उन्हें इतने खुश देखा था और अब वो उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर हमेशा के लिए निकल गए थे, उसे हमेशा के लिए अनाथ करके। अनाया के सामने वो हादसा किसी फिल्म की तरह याद आता है। याद आते ही उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। थोड़ी देर ऐसे ही आंसू बहाने के बाद वो अपने आंसू पोंछती है और खुद से ही एक प्राण लेती है। अनाया, तुम कब से इतनी कमजोर हो गई? क्या तुमने अपने डैड से यही सब सीखा था क्या? उन्होंने तुमको कितना स्ट्रॉन्ग बनाया है, ये भूल गई हो क्या? अब समय आ गया है। जिसने भी मेरे परिवार को मुझसे दूर किया है, चाहे उसकी जो भी वजह हो, उन्हें उनकी किए की सजा जरूर मिलेगी। वो बड़ी ही सनक के साथ अपने आंखों में बदले की आग के साथ आगे कहती है, अब से मैं कभी भी नहीं रोएंगी। अब मेरे जीने का सबसे बड़ा मकसद मेरा बदला है। मैं जल्दी ही उनसे बदला लूंगी। डैड, भाई, बड़े पापा,
बड़ी माँ, दादा और दादू, आप सब देखना, आपकी अनाया कैसे आप सबके डेथ का बदला लेती है। जब तक उनको मौत के घाट न उतार दूं मैं चैन से नहीं बैठूंगी। इतना कहकर अनाया उस रूम में ही बने एक छोटे से स्टडी रूम में चली जाती है। वहां पर लगे स्टडी टेबल पर जाकर बैठ जाती है, अपना लैपटॉप लेकर उसे ओपन करती है और उसमें कुछ करने लगती है। उस रूम इतनी शांति थी कि बस कीबोर्ड की आवाज आ रही थी। अनाया की उंगलियां इस वक्त तेजी के साथ लैपटॉप पर चल रही थी, जैसे उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर डांस कर रही हो। ऐसे ही उसे लैपटॉप के सामने बैठकर काम करते करते 1 घंटा हो गया था, लेकिन अब भी उसकी स्पीड कम नहीं हुई थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर वैसी ही चालू थी। आधे घंटे बाद वो रुकती है। इस वक्त उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वो जो काम कर रही थी वो काम पूरा हो गया था। उसके सामने किसी कंपनी का डाटा था। वो इस डाटा को सेव करके वहां से उठकर बाहर अपने रूम में चली जाती है। उसके रूम में आते ही रूम का डोर नॉक होता है। वो उन्हें अंदर आने की कहती है। रूम के डोर पर और कोई नहीं बल्कि नितिन और रमेश थे, जो अभी अनाया ने जो उन्हें काम दिया था वो पूरा करके आ गए थे। उनने मित्तल फैमिली के सारे लोगों के अंतिम संस्कार की सारी तैयारी की थी। वो यही बात अनाया को बताने के लिए आए थे। वो अनाया के कहने पर रूम में एंटर होते और उसे बताते हैं कि उन्होंने मित्तल परिवार के लोगों के अंतिम संस्कार की सारी तैयारी कर दी है। किसी को भी इस बात का कोई शक नहीं हुआ। जब पुलिस वाले उन्हें इलेक्ट्रिक मुर्दा घर अंतिम क्रिया के लिए लेकर जा रहे थे तभी इन लोगों ने बीच में ही सारी लाशें दूसरी लाशें से चेंज कर दी थी। उन दोनों ने ये काम इतनी सफाई से किया था कि किसी को भी इस बात का शक नहीं हुआ। वो ये सब बात अनाया से कहते हैं और चुप होकर उसके आगे के ऑर्डर का इंतजार करने लगते हैं। अनाया उनकी बात सुनकर बिना किसी इमोशन के उन दोनों की तरफ देखती है और उनसे कहती है, पंडित को बुलाओ, हम पहले उन्हें अंतिम विदाई देना चाहते हैं। सब कुछ विधि विधान के साथ होना चाहिए। उसका इतना ही कहना था कि दोनों अपना सरहा में हिला के वहां से चले जाते। उसके बाद अनाया अपने इमोशनलेस फेस के साथ बाथरूम में जाकर फ्रेश होती है। उसने इस समय एक सफ़ेद ड्रेस पहना हुआ था। उसकी आंखें ज़्यादा रोने के कारण सूज गई थी। उनका रंग पूरा का पूरा लाल था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ भी इमोशन शो नहीं हो रहा था। वो रूम से निकलकर सीधा उस सेफ हाउस के बाहर आकर गाड़ी में बैठ जाती है, जहां पर रमेश और नितिन उसका कार में बैठकर इंतजार कर रहे थे। अनाया के कार में बैठते ही नितिन को कि इस वक्त ड्राइवर सीट पर बैठा था, वो कार को चालू कर शमशान घाट की तरफ कार बढ़ा देता है, जहां पर मित्तल परिवार के लोगों की अंतिम संस्कार की तैयारी की गई थी। आधे घंटे में वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। सब कुछ पहले से ही रेडी किया हुआ था। अनाया जब सबकी सजी हुई अर्थी देखती है तो वो फिर से अंदर से टूट जाती है, पर वो ये सब वो अपने चेहरे से शो नहीं होने देती। उसने अपना चेहरा इस वक्त अपने वाइट ओढ़नी से ढका हुआ था। वो चलकर जहां पर अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था की थी वहां पर जाकर खड़ी होती है। पंडित अपने काम करने लगता है। अनाया एक एक करके सबके अर्थी को अग्नि देती है। उसी के साथ वो ये प्राण लेती है, आप सबके मौत का जिम्मेदार जब तक जीवित है तब तक मैं कभी चैन से नहीं बैठूंगी, जब तक मैं उसे उसकी किए की सजा नहीं दिला देती। इतना कहकर वो वहीं बैठकर आग में जलते हुए अपने परिवार के अर्थी को देखती रहती है। अनाया एक टक अपनी परिवार की जलती हुई चिता की तरफ देख रही थी। क्या समय बिता ये उसे भी पता नहीं चला। नितिन ने जब उसके कंधे पर हाथ रखा तब जाके उसको होश आ गया। होश में आकर उन तीनों ने अस्तिया गोला की और वहां से वो तीनों ही सेफ हाउस की तरफ चले गए। अनाया, नितिन और रमेश थोड़ी देर बाद सेफ हाउस पहुंचते हैं। सेफ हाउस में अंदर जाते ही अनाया उन दोनों से कहती है, नितिन दादा और रमेश दादा, हम कल सुबह हरिद्वार के लिए निकलना है, तो जाने की तैयारी कीजिए। अनाया की बात पर वो दोनों अपना सर हाँ मैं हिलाते और कल हरिद्वार जाने की सारी तैयारी करने चले जाते हैं। अनाया नितिन और रमेश को दादा कहती थी। वो उन दोनों से छोटी थी इसलिए, और उन दोनों की कभी कोई बहन नहीं थी। अब वो तीनों ही एक दूसरे की फैमिली थे। उसके उन दोनों को दादा कहने से उन दोनों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अनाया भी परिवार के अस्थि कलश के साथ अपने रूम में चली जाती है। सब कलश वही एक टेबल पर रख देती है।
बाथरूम में जाकर फ्रेश होकर सिंपल सा नाइट सूट पहनकर बेड पर आकर लेट जाती हैं। कुछ देर तक अपने सामने रखी अस्थियों को एकटक देखने के बाद वो गहरी नींद के आगोश में चली जाती हैं। इधर नितिन और रमेश भी हरिद्वार जाने की सारी तैयारी करके आ चुके थे। वो भी आकर अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। उन लोगों ने हरिद्वार जाने के लिए फ्लाइट से जाना डिसाइड किया, क्योंकि अगर वो रोड से जाते तो उन्हें मुंबई से हरिद्वार जाने में करीब 14 आवर्स लगते, और अगर वो फ्लाइट से जाते हैं तो उन्हें मुंबई से फ्लाइट लेकर देहरादून में उतरना पड़ता और फिर वहां से कैब लेकर हरिद्वार जाते। इसमें इन्हें 7 घंटे 35 मिनट लगते, इसलिए उन तीनों ने ही फ्लाइट से जाना ही डिसाइड किया था। उनकी फ्लाइट सुबह की 6 बजे थी। उन्हें देहरादून पहुंचने में करीब 4 घंटे 31 मिनट लगने वाले थे और वहां से कैब करके आगे जाने में उन्हें कुल मिलाकर 7 घंटे 35 मिनट लगेंगे। हरिद्वार पहुंचने में मतलब वो करीब नॉन स्टॉप चलते हैं, कहीं पर भी नहीं रुकते, तो वो लोग 1:30 बजे के आसपास हरिद्वार पहुंच जाते। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल हम अनाया के हरिद्वार के सफ़र के बारे में जानेंगे, पर जाने से पहले हरिद्वार सिटी के बारे थोड़ा बहुत जानते हैं। हरिद्वार के बारे में कुछ जानकारियाँ। हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार जिले का एक पवित्र नगर तथा हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ है। यह नगर निगम बोर्ड से नियंत्रित है। ये बहुत प्राचीन नगरी है। हरिद्वार हिंदुओं के 7 पवित्र स्थलों में से एक है। 3139 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपने स्रोत गोमुख गंगोत्री हिमनद से 253 किलोमीटर की यात्रा करके गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रथम प्रवेश करती है। इसलिए हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहां पर गंगा जी मैदानों में प्रवेश करती हैं। हरिद्वार का अर्थ हरि ईश्वर का द्वार होता है। पश्चातकालीन हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार वह स्थान है जहां अमृत की कुछ बूंदें भूल से घड़े से गिर गईं जब धन्वंतरी उस घड़े को समुद्र मंथन के बाद ले जा रहे थे। ध्यातव्य है कि कुंभ या महाकुंभ से संबद्ध कथा का उल्लेख किसी पुराण में नहीं है। प्रक्षिप्त रूप में ही इसका उल्लेख होता रहा है, अतः कथा का रूप भी भिन्न भिन्न रहा है। मान्यता है कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थीं। वे स्थान हैं उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। इन चारों स्थानों पर बारी बारी से हर 12वें वर्ष महाकुंभ का आयोजन होता है। एक स्थान के महाकुंभ से 3 वर्षों के बाद दूसरे स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इस प्रकार 12वें वर्ष में एक चक्र पूरा होकर फिर पहले स्थान पर महाकुंभ का समय आ जाता है। पूरी दुनिया से करोड़ों तीर्थयात्री, भक्तजन और पर्यटक यहाँ इस समारोह को मनाने के लिए एकत्रित होते हैं और गंगा नदी के तट पर शास्त्र विधि से स्नान इत्यादि करते हैं। एक मान्यता के अनुसार वो स्थान जहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी थीं उसे हर की पौड़ी पर ब्रह्म कुंड माना जाता है। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है और पूरे भारत से भक्तों और तीर्थयात्रियों के जत्थे त्योहारों या पवित्र दिवसों के अवसर पर स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ स्नान करना मोक्ष प्राप्त करवाने वाला माना जाता है। हर की पौड़ी पैड़ी का अर्थ होता है सीढ़ी। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि ने यही तपस्या करके अमर पद पाया था। भर्तृहरि की स्मृति में राजा विक्रमादित्य ने पहले पहल ये कुंड तथा पैड़ियाँ सीढ़ियाँ बनवाई थी। इनका नाम हरि की पैड़ी इसी कारण पड़ गया। 15 यही हरि की पैड़ी बोलचाल में हर की पौड़ी हो गया है। हर की पौड़ी हरिद्वार का मुख्य स्थान है। मुख्यतः यही स्नान करने के लिए लोग आते हैं। एक अन्य प्रचलित मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ धरती पर भगवान विष्णु आए थे। धरती पर भगवान विष्णु के पैर पड़ने के कारण इस स्थान को हरि की पैड़ी कहा गया, जो बोलचाल में हर की पौड़ी बन गया है। इसे हरिद्वार का हृदय स्थल माना जाता है। मान्यता है कि दक्ष का यज्ञ हरिद्वार के निकट ही कंखल में हुआ था। लिंग महापुराण में कहा गया है, यज्ञवाच तस्य गंगाद्वार समीपतः तद्देशे च विख्यातम शुभ कंखल द्विजा 16। अर्थात सूत जी कहते हैं, हे द्विजो, गंगा द्वार के समीप कंखल नामक शुभ तथा विख्यात स्थान है। उसी स्थान में दक्ष की यज्ञशाला थी। यही सती भस्म हो गई थी।
मान्यता है कि इसके बाद शिव जी के कोप से दक्ष यज्ञ विध्वंस हो जाने के बाद यज्ञ की पूर्णता के लिए हरिद्वार के इसी स्थान पर भगवान विष्णु की स्तुति की गई थी और यहीं वे प्रकट हुए थे। बाद में ये किंवदंती फैल गई कि यहाँ पर भगवान विष्णु के पैरों के निशान हैं। वास्तव में वो निशान कहीं नहीं है, लेकिन इस स्थान की महिमा अति की हद तक प्रचलित है। हर की पौड़ी का सबसे पवित्र घाट ब्रह्मकुंड है। संध्या समय गंगा देवी की हर की पौड़ी पर की जाने वाली आरती किसी भी आगंतुक के लिए महत्वपूर्ण अनुभव है। स्वरों व रंगों का एक कौतुक समारोह के बाद देखने को मिलता है जब तीर्थयात्री जलते दियों को नदी पर अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए बहाते हैं। विश्व भर से हजारों लोग अपनी हरिद्वार यात्रा के समय इस प्रार्थना में उपस्थित होने का ध्यान रखते हैं। सुबह के 4 बजे अनाया को डोर नॉक होता है। अनाया उठकर डोर खोलती है। उसके सामने नितिन और रमेश खड़े थे। वो उसे तैयार होने को कहकर वहां से चले जाते हैं। अनाया उनके जाते ही अपने कपड़े लेकर बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। जब वो अपना चेहरा वॉश बेसिन के ऊपर लगे हुए मिरर में देखती है, इस समय उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल दिख रहे थे जो कि उसकी रात के जगने के कारण थे। रात को उसकी आंखें कुछ आधा घंटे के बाद ही डर के कारण खुल गई थी। उसके आंखों के सामने से वो ब्लास्ट जा ही नहीं रहा था। वो जैसे ही अपनी आंखें बंद करती उसके सामने अपने परिवार की जलती हुई चिता और मित्तल मैंशन में हुआ ब्लास्ट ही नजर आता, जिससे उसकी आंखें जल्दी ही खुल जाती। इसी वजह से वो रात भर जगी ही थी। उसने अपनी आंखें एक पल भी नहीं बंद की थी। अनाया अपने चेहरे पर पानी मारकर जल्दी से तैयार होने लगती है। वो जल्दी से ब्रश करके नहाकर रेडी होती है। रेडी होकर वो रूम में आकर अपना छोटा सा बैग पैक कर नीचे हॉल में चली जाती है, जहां पर नितिन और रमेश उसका ही इंतजार कर रहे थे। अनाया ने अपने परिवार के अस्थि कलश भी उसी बाग में रखे थे। रमेश और नितिन जब अनाया नीचे आते देखते हैं तो अपनी जगह से उठकर उसके हाथ से वो बाग लेते हैं। उसकी बैग लेके तीनों ही अपने चेहरे पर मास्क लगाकर उस सेफ हाउस को लॉक करके बाहर खड़ी टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट की तरफ चले जाते हैं। आधे घंटे में वो एयरपोर्ट के बाहर पहुंच जाते हैं। वो तीनों ही बिना किसी रुकावट के गेट पर से सिक्योरिटी चेक इन करके एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वो 1 घंटा जल्दी ही एयरपोर्ट पर पहुंच गए थे। वो तीनों ही एयरपोर्ट पर बने वेटिंग लॉन्च में बैठ जाते हैं। नितिन दोनों को वहीं बैठा कर ब्रेकफास्ट लाने के लिए चला जाता है। उन तीनों ने रात में भी डिनर नहीं किया था और सुबह जल्दी ही सुबह घर से निकल गए थे, इसलिए उन तीनों ने सुबह का ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। इसलिए नितिन ब्रेकफास्ट लाने को चला जाता है। फ्रेंड्स, आप सब सोच रहे होंगे कि अगर अनाया की जान को खतरा है तो इसे खुलेआम एयरपोर्ट कैसे घूम सकती अगर उसे किसी ने देखा तो। मैं आपको बता दूं, अनाया ने इस वक्त अपनी अनाया मित्तल की पहचान मिटा दी थी, क्योंकि अब वो दुनिया के लिए मर चुकी है। पर उसकी एक दूसरी पहचान थी जो कि किसी को भी नहीं पता थी, यह तक कि उसके फैमिली तक को नहीं। उसने अब से उसे यूज करने का ठान लिया था। तो अभी उसने एयरपोर्ट पर उसी पहचान से चेक इन किया था। वो आज से मां अनाया नाम से ही दुनिया के सामने आने वाली थी। उसने आते वक्त अपने चेहरे पर एडवांस टेक्नोलॉजी से बना एक फेस मास्क पहना था, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया था। उसकी असली पहचान बस नितिन और रमेश को ही पता थी। इस वजह से उसे अब पकड़े जाने का कोई डर नहीं था। रमेश और नितिन की बात की तो उनके बारे में किसी को भी नहीं पता था उनका मित्तल खानदान से कुछ संबंध है या नहीं, क्योंकि ये दोनों ही मित्तल फैमिली के दोनों बेटों के खास और अंडरकवर बॉडीगार्ड थे, जिनके बारे में मित्तल फैमिली के कुछ ही लोगों को पता था। और अब से वो दोनों ही अनाया के लॉयल साथी और दादा बन गए थे। अब से वो तीनों एक ही परिवार थे। तीनों का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। उन्हें सिर्फ अपनों के मौत का बदला लेना था और वही इन तीनों के जिंदगी का खास मकसद था। उसी के साथ नितिन और रमेश ने अपने बॉस यानी कि अनाया के दोनों भाइयों से किया हुआ उसकी सेफ्टी का वादा भी उन लोगों के लिए बेहद अहम था। अनाया इस वक्त उस लॉन्च में बैठकर अपने मोबाइल पर कुछ कर रही थी। उसकी उंगलियां उस मोबाइल पर किसी रोबो की तरह चल रही थी। वो मोबाइल भी कोई आम या ब्रांडेड मोबाइल नहीं लग रहा था। वो एक मिनी कंप्यूटर था जिनमें कंप्यूटर के सारे फंक्शन थे। साथ में मोबाइल में जो भी फंक्शन थे वो सब थे, बट एडवांस टेक्नोलॉजी से बने थे।
अनाया के पास का मोबाइल फ़ोन सिर्फ दुनिया में एक ही लौता था, क्योंकि ये खुद उसने डिज़ाइन किया था खुद के लिए, और ओनली वन पीस उसने रेडी किया था। इसमें हम बिना किसी और सिस्टम के भी किसी भी मोबाइल कंप्यूटर को बैठे बैठे कहीं पर भी हैक कर सकते हैं। खास बात तो ये है कि कोई भी इस फ़ोन को ट्रेस नहीं कर सकता। इस मोबाइल की सभी स्पेशलिटी एडवांस और न्यू टेक्नोलॉजी से बनी थी। श्रेया इस वक्त उस मोबाइल फ़ोन में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर रही थी। इस वक्त उसने पूरी मित्तल कॉर्पोरेशन के कंप्यूटर हैक किए हुए थे। इस वक्त मित्तल कॉर्पोरेशन में कोई भी काम नहीं कर रहा था, सब बंद पड़ा हुआ था। मित्तल परिवार के ब्लास्ट में हुई डेथ के बाद कंपनी को कौन संभालेगा, कंपनी का मालिक कौन होगा, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ था। उसी के साथ कंपनी के शेयर भी तेजी से गिर रहे थे। किसी ने इसी बात का फायदा उठाकर बहुत सारे शेयर भी खरीद लिए थे। जब ये सब अनाया को पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पता चला तब आधे शेयर अब भी बाकी थे, पर अनाया ने उन्हें नहीं खरीदा। वो बस शेयर कौन खरीद रहा इस पर नज़र बनाई हुई थी। उसके दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा था जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। थोड़ी देर में नितिन अपने हाथ में ब्रेकफास्ट लेकर उनके पास आ जाता है। उसे आता देख रमेश उसके हाथ से ट्रे लेकर वही रखी टेबल पर रख देता है। नितिन के आते ही अनाया भी जो काम कर रही थी उसे रोक कर अपना मोबाइल साइड में रख देती है। उसके बाद वो तीनों ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद 15 मिनट में ही उनकी फ़्लाइट की अनाउंसमेंट होती है, तो वो तीनों अपना बैग लेके चले जाते हैं। थोड़ी देर में वो तीनों ही प्लेन में अपनी अपनी सीट पर जाके बैठ जाते हैं। उन तीनों की ही सीट बिजनेस क्लास में थी। अनाया की सीट खिड़की के करीब थी। फ्लाइट टेक ऑफ होने में बस कुछ ही मिनट बचे थे। उसी वक्त एक पैसेंजर जल्दी से आकर अनाया के पास वाली सीट पर बैठ जाता है, जिसे देखकर अनाया के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। अनाया अपनी सीट पर बैठ चुकी थी, उसकी सीट खिड़की के पास की थी। फ्लाइट टेक ऑफ होने ही वाली थी, बच कुछ ही मिनट बाकी थे। तभी अनाया के पास वाली सीट पर एक पैसेंजर आकर बैठ गया। जिसने अपने साथ बैठे हुई अनाया की तरफ देखा तो वो उसे ही अपनी एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ देख रही थी। उसने ये भी नोटिस किया था कि वो जब सीट पर बैठ गया था तब अनाया के एक्सप्रेशन कुछ अलग ही थे। एक्चुअली ये जो अनाया के सीट के पास वाली सीट पर बैठा था ये और कोई नहीं अनाया के कॉलेज का फ्रेंड था, जो अनाया से प्यार करने का दावा करता था, पर रियल में वो उसे नहीं उसके पैसों से प्यार करता था। ये बात अनाया को अच्छी तरह से पता था, इसलिए जब उसने अनाया को प्रपोज किया था तो उसने उसे साफ रिजेक्ट किया था। उस वक्त इसे बेहद शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। पूरे कॉलेज के सामने उसका मजाक बनाया गया था। उसने भी ठान ली थी कि अनाया ने उसे रिजेक्ट कर दिया ना तो उसे उसका सबक सिखा के रहेगा। इस अनाया के कॉलेज फ्रेंड का नाम विकी चोपड़ा था, जो कि एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पास अपने पढ़ाई का खर्च उठाने तक के पैसे नहीं थे। वो अपनी स्कॉलरशिप और पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा निकलता था। पर जब आज श्रेया ने उसे सीधा फ्लाइट में, वो भी बिजनेस क्लास में बैठा देखा तो उसे उस पर शक हुआ, लेकिन उसने उसे इग्नोर कर खिड़की से बाहर का नज़ारा देखने लगी। फ्लाइट टेक ऑफ हो चुकी इस वक्त बादलों के बीच में थी, जिससे बाहर देखने पर और भी अच्छा और दिल को सुकून दे रहा था। विकी पहले तो अनाया के बदलते चेहरे के एक्सप्रेशन देख के कंफ्यूजन में चला गया। फिर उसने सोचा मैं तो इसे जानता भी नहीं, आज पहले बार देखे। नहीं, ये मुझे जानती है, शायद मुझे ही भ्रम हो गया होगा। ये सा सोचकर वो अपना सर झटक कर अपनी फर्स्ट फ्लाइट का एंजॉय करने लगता है। उसने अनाया को इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि अनाया ने इस वक्त अपने चेहरे पर खास तरह का मास्क लगाया था, जिससे उसका असली चेहरा छुप गया था। उसे कोई भी देखता तो वो उसे पहचान ही नहीं पाएगा। विकी ने भी उसे नहीं पहचाना। करीब 4:35 घंटे के बाद उनकी फ्लाइट देहरादून एयरपोर्ट पर लैंड करती है। वो तीनों ही वहां से चेकआउट करके एयरपोर्ट के बाहर आते हैं। उनकी कार बाहर उनका वेट कर रही थी। नितिन सारा सामान बाहर खड़ी कार नहीं रखता है और जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है। रितेश उसके साथ वाली सीट पर बैठ जाता है और श्रेया कार की बैक सीट पर बैठकर कार हरिद्वार की तरफ चल पड़ती है। यूनान देहरादून से एक कार रेंट पर देने वाले कंपनी से कार रेंट पर ली थी। एयरपोर्ट कंपनी का एक एम्प्लॉय आकर उन्हें कार देकर चला जाता है। उन लोगों ने लंच साथ में ही कैरी किया हुआ था। वो लोग बिना रुके हरिद्वार की तरफ बढ़ गए।
करीब 2 बजे वो लोग गंगा घाट पर थे। इस समय उन लोगों ने अपने कपड़े चेंज करके सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे। अनाया ने अपने फैमिली के लिए वहां पर पूजा रखी थी, उनके आत्मा की शांति के लिए। उसे करने के बाद उसने मित्तल परिवार की अस्थियां गंगा में बहा दी। ऐसा करते समय उसके आंखों से 2 बूंद आंसू उसके गाल पर आ गए थे। जैसे उसको ये महसूस हुआ, उसने उसे साफ किया और गंगा माँ का पवित्र पानी अपने हाथ में लेकर प्रतिज्ञा की, जब तक उसके परिवार के कातिलों को उनके किए की सजा नहीं दिलाती, अपने परिवार को न्याय नहीं दिलवाती, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। जिसके लिए उसे जो भी करना पड़ेगा वो सब करेगी। अपनी परिवार की अस्थियां को पानी में विसर्जित अनाया और नितिन एंड रितेश वहां से उन्होंने बुक किए हुए होटल में ठहरने के लिए चले जाते हैं। शाम को वो सब गंगा घाट पर आरती के लिए जाते हैं। वहां पर अनाया को बहुत अच्छा लगता है। उसे वहां पर बहुत सुकून महसूस हो रहा था। वहां पर थोड़ी देर रुकने के बाद वो सब अपने होटल चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी ही होटल से चेक इन करके वो तीनों ही देहरादून के लिए रवाना होते हैं। देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचकर वहां से मुंबई की फ्लाइट में बैठकर मुंबई चले जाते हैं। मुंबई आकर वो तीनों ही अपने काम पर लग जाते हैं। रितेश, नितिन जो धमका मित्तल मेंशन में हुआ उसके बारे में पता लगाने के लिए चले जाते हैं। पुलिस ने वो केस सबूतों के अभाव पर क्लोज कर दिया था। किसी को भी उस एक्सीडेंट या ब्लास्ट का कारण पता नहीं चल पा रहा था। जिसने भी किया था बहुत सोच समझ कर किया था, पीछे कोई भी सबूत छोड़ा नहीं था। इसलिए पुलिस भी क्लूलेस हो गई थी। इसलिए वो केस पुलिस ने क्लोज करने के बाद सीबीआई की तरफ चली गई थी। वो इस बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। लगभग उस ब्लास्ट के बाद 2 महीनों बाद मुंबई के बाहर एक सुनसान इलाके में बने एक खंड में कुछ लोगों की कार एक के बाद एक आकर रुकती हैं, जैसे वहां कुछ बड़ा होने वाला था। सारी कारें ब्लैक, उसके साथ ही लग्जरियस थी। इसका मतलब जो भी था वो कोई बड़ा आदमी है। मुंबई के बाहर एक सुनसान इलाके में बने एक खंड के आगे 10 ब्लैक कलर की लग्जरियस कारें एक के बाद एक आकर रुकती है। उस कार के रुकते ही उस खंड के चारों ओर पहरा दे रहे ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए बॉडीगार्ड में से एक जन आगे आपकी बीच की कार का डोर खोलता है। उसके डोर खोलते उस डोर में से एक पतला गोरा पर बाहर निकलता है, जिसने एक ब्लैक कलर की हाई हील पहनी थी। वो बॉडीगार्ड जिसने डोर खोला था वो अपना सर नीचे करके वही बाजू में खड़ा होता है। उस कार से एक खूबसूरत लड़की बाहर आती है। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी भाव नहीं था। उसके आसपास एक डेंजरस ओरा मंडरा रहा था। वो उस कार से उतरकर चलते हुए उस खंड के अंदर कदम बढ़ती है। वो जहां से भी जा रही थी वहां पे खड़े हुए उसके सारे बॉडीगार्ड अपना सर झुकाकर उसको ग्रीट करते हैं। उस लड़की के पीछे उसका असिस्टेंट और उसके पीछे उसके साथ आए हुए बॉडीगार्ड भी चल रहे थे। वो लड़की उस खंड में एंटर करके उस खंड में ही बने एक रूम में चली जाती है। बाहर से खंड दिखने वाला अंदर से किसी महल से कम नहीं था। उसे खंड कहना गलता होता। वो लड़की के उस रूम में एंटर करके उस रूम में बैठे आदमी के सीधे गोद में जाके बैठती है। उस लड़की का जो असिस्टेंट था और बॉडीगार्ड सारे के सारे उस रूम के बाहर ही खड़े थे। ऐसे ही किसी के अपने गोद में बैठने पर उस आदमी का ध्यान जब उस लड़की पे जाता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो आदमी जो भी काम कर रहा था उसे बीच में रोककर उस लड़की को अच्छे से अपनी गोद में बैठाकर उसको कुछ बोलने का मौका दिए बिना उसके रेड होठों पर अपने होंठ रख देता है। उसका एक हाथ उसके बालों को पीछे से सहला रहा था और दूसरा उसके गालों पर था। वो लड़की उस आदमी को कुछ कहने ही वाले थी कि तभी उस आदमी को अपने होठों पर किस करता देख वो भी अपने हाथों का हार बनाकर उसके गले में डालकर उसके किस का रिस्पॉन्स देने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। जब दोनों को ही सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। कुछ देर में अपने आप को नॉर्मल करके वो लड़की उस आदमी की तरफ देखकर कहती है, हमारा शक सही था, अयाना मित्तल जिंदा है। ये वही है जिसने अपने फैमिली का सीक्रेटली अंतिम संस्कार किया है। खुद को मरा हुआ दिखाकर वो किसी और ही आइडेंटिटी के साथ रह रही है। उसे आसानी से कोई भी पहचान नहीं पाएगा। इतना कहकर वो अपने चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहती है, लेकिन उसने एक गलती कर दी। उसका बैड लक जिसके बारे में हम पता चला और वो उसका पर्दाफाश हो गया।
इतना कहकर वो उस आदमी की तरफ देखकर उसके चेहरे पर अपनी उंगलियां फिराकर आगे कहती है, अब जब हम पता चल गया है कि वो जिंदा है, तो अब आगे क्या करना है? उसे भी उसके फैमिली के पास पहुंचा दे। उसका इतना ही कहना था कि वो आदमी उस लड़की के गाल पर एक किस करके उसके गर्दन पर अपने होंठ फिराकर उससे कहता है, बेबी जस्ट चिल, उसे तो मरना ही होगा पर अभी नहीं, उस पर नजर रखो, उसे बिना पता चले। ये काम तो तुम्हारे दाएं हाथ का है, जिसमें तुम माहिर हो, तो मुझे गलती कोई उम्मीद नहीं है। इतना कहकर वो उसके गर्दन पर एक बाइट करता है, जिससे उस लड़की की सिसकियां निकल जाती हैं। वो आदमी उससे कहता है, बेबी अभी मुझे तुम्हें जी भर के प्यार करना, कितने दिन हो गए हैं तुम्हें प्यार किए हुए। इतना कहकर वो उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। वो लड़की की भी खुशी के साथ उसका साथ देने लगती है। दोनों ही ऐसे ही एक दूसरे को किस करते करते उस रूम में बने हुए बेड पर आ गए। कुछ ही समय बाद उन दोनों के कपड़े फर्श पर पड़े थे और उस रूम में उस लड़की की सिसकियां की आवाज गूंज रही थी। देर रात तक वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को प्यार करते रहे। सुबह के 5 बजे दोनों ही थक कर एक दूसरे को हक करके सो गए। इधर अनाया अपने रूम में लैपटॉप के सामने बैठकर कुछ कर रही थी। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर जैसे नाच रही थी। वो किसी का अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रही थी, जो कि बेहद ही हाई सिक्योरिटी से प्रोटेक्ट था। उसे इस बात की खबर भी नहीं थी कि दुश्मनों को उसके जिंदा होने का पता लग चुका है और वो उस पर नजर रख रहे हैं। वो उनके निशाने पर थी। इस सब से अनजान वो उस इंसान का अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रही थी, जिसका संबंध कुछ हद तक उसकी फैमिली के डेथ में था। एक्चुअली उसने जब अपनी फैमिली के आसपास जितने भी मोबाइल के सिग्नल जी रात को पाए गए थे, जिस समय वो हादसा हुआ था, उसने सारे मोबाइल सिग्नल की जांच की, जिससे उसे एक नंबर मिला जो कि उस हादसे के 5 दिन पहले से ही उसके मेंशन के आसपास शो हो रहा था। और उस एक्सीडेंट के दिन भी उस मोबाइल का सिग्नल उसी के मेंशन में पाया गया था। मित्तल मेंशन में हुए ब्लास्ट के बाद भी उसे वहीं पे ट्रेस किया था, जिससे ये कंफर्म हो गया था कि या तो वो हत्यारा है या फिर उस ब्लास्ट में शामिल था, क्योंकि उस एक ही कॉन्टैक्ट नंबर से उसके आसपास की काफ़ी लोग कनेक्ट थे, जिनके जांच पर उसे ये पता चला यही वो गुंडे थे जो उसके बर्थडे के दिन उसके मेंशन आए थे। इन्होंने ही अन पर हमला किया था। ये कंफर्म होने के बाद उसे उस कॉन्टैक्ट नंबर के बारे में पता चला जो इन सब का लीडर था, जिसने इन्हें ऑर्डर दिए थे। जब उसको इस बारे में पता चला तब उसने उस नंबर को ट्रेस करना चालू किया, क्योंकि वो अभी तक चालू था, उसे डिस्कनेक्ट नहीं किया गया था। कोई अभी भी उसे कर रहा था। जिसका भी वो नंबर था वो हाईली प्रोटेक्टेड था। इसका मतलब या तो वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है या कोई अच्छा हैकर। अनाया ने लगभग उसके सारी सिक्योरिटी वॉल तोड़ ही दी थी, मगर अचानक वो सेल फोन जो चालू था वो डिस्कनेक्ट हो गया, या ये कहे उसे स्विच ऑफ किया गया था। ऐसा होता देख अनाया ने गुस्से से अपना हाथ टेबल मार दिया। उसने इतने जोर से टेबल पर अपना हाथ मारा था कि उसका हाथ पूरा का पूरा रेड हो गया और सुन पड़ गया था। वो इस वक्त बेहद ही निराश महसूस कर रही थी। वो लैपटॉप के सामने से उठकर बाहर बालकनी में जाकर खड़ी होती है और आसमान की तरफ देखने लगती है। ये उसका रोज का काम था। उसे जब से उस मोबाइल नंबर का पता चला था वो तब से उसे हैक करने की कोशिश कर रही थी, पर उसके हाथ में कुछ नहीं आ रहा था। वो हर बार निराश होकर बालकनी में आकर ऐसे ही एक तक आसमान की तरफ देखती रहती थी। नितिन और रमेश को सुरभि पर शक हो गया था। वो इस बारे में अनाया को बताना चाहते थे, पर इस वक्त उनके पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए वो दोनों सुरभि के खिलाफ सबूत जुटाने में लगे थे। वो इस बार उसका पीछे करते करते एक खंडर के सामने आ गए थे। वो दोनों ही उस खंडर से थोड़ी दूरी पर ही रुक थे। उन दोनों ने ही उस खंडर के बाहर की टाइट सिक्योरिटी देखी थी, इसलिए वो लोग एक जगह पर छुप कर बैठे थे। उन दोनों ने ही सुरभि को उस खंडर में जाते हुए देख लिया था। वो इस सुरभि से बिल्कुल भी अलग लग रही थी, जिसे उन दोनों ने अपने विला में अनाया के साथ देखा था। वो दोनों को ही अब कंफर्म हो गए थे कि सुरभि अच्छी लड़की नहीं है। वो कुछ छुपे इरादे के साथ उनके विला में एंटर कर चुकी है और उससे अनाया को खतरा है। खंडर के अंदर बने रूम वो लड़की और लड़का एक दूसरे के हक करके सो रहे थे। तभी उस लड़के का मोबाइल रिंग हुआ, जिससे दोनों ही नींद से जाग गए
वो लड़का उठकर बेड के साइड पर लगे टेबल पर से अपना मोबाइल निकालकर बिना नंबर देखे ही कॉल उठा लेता है। फोन की दूसरी तरफ के आदमी की कोल्ड आवाज उसके कान में पड़ती है, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी तक कँप गई। वो खुद को संभालकर उस आदमी की बातों के बदले बस जी बॉस कह रहा था। कॉल रखने के बाद वो अपने बाहों में लेटी लड़की की तरफ देखकर कहता है, सुरभि उठो। जी हाँ, ये कोई नहीं बल्कि वही सुरभि थी जिसका पीछा रमेश और नितिन कर रहे थे। उन्हें इस पर शक था कि ये किसी गलत इरादे के साथ अनाया के साथ जुड़ी है, उससे झूठा दोस्ती का नाटक कर रही है। और उनका ये शक भी सही था। सुरभि जिस आदमी की बाहों में लेटी है, उसी के कहने पर अनाया से दोस्ती करके उसके ऊपर नजर रख रही है। ये लोग वही हैं जिनके वजह से अनाया ने अपने फैमिली को खोया है। सुरभि अनाया की कॉलेज फ्रेंड थी। अनाया की उसके कॉलेज के फर्स्ट ईयर में उससे दोस्ती हो गई थी। अनाया ज्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं थी, जिस वजह से उसके दोस्त भी न के बराबर थे। सुरभि अनाया के साथ दोस्ती करने में बेहद पापड़ बेले थे। अनाया उसे अपना सच्चा दोस्त मानती थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो दोस्त नहीं बल्कि उसके फैमिली और खुद उसके मौत के साथ दोस्ती की है। अनाया के साथ रहते रहते उसके घर जाकर सुरभि ने मित्तल मेंशन के चप्पे के बारे में उस आदमी को बताया था। उन लोगों ने सुरभि की ही मदद अनाया के 19 बर्थडे पर वो ब्लास्ट किया था। उस समय सुरभि वहीं पर अनाया के साथ ही मित्तल मेंशन में थी। उसने ही उन गुंडों की मित्तल मेंशन में आने की सहायता की थी। ठीक उन गुंडों की एंट्री के बस 10 मिनट पहले वो अनया मिलकर अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वहां से चली गई थी। उसके बाद उस गुंडों की एंट्री और वो ब्लास्ट हुआ था। उसे लगा कि अनाया और उसके सारे परिवार की डेथ हो गई है, पर जब उसे अपने साथी से अनाया के जिंदा और बेस बदल कर रहने की बात पता चली तब वो बेहद डर गई थी। पर अगले ही पल वो अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लेकर कहती है, जिंदा है पर अब नहीं रहेगी। एक बार बच गई पर इस बार ऐसा वार करूंगी कि उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। वैसे भी ये जिंदा रहे तो हमने जिस मकसद से पूरी मित्तल फैमिली को खत्म किया है वो अधूरा रह जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इसके बाद ही वो अनाया जहां पर रहती वहां पर बड़ी चालाकी से एंटर करती है। अनाया को लगता है वो उसकी सच्ची दोस्त है तो वो उसे अपने साथ रख लेती है, पर उसे अपने अनाया मित्तल होने की बात नहीं बताती, क्योंकि रमेश और नितिन को उसके ऊपर शक था। उन लोगों ने ही उसे अपनी सच्चाई छुपाने को कहा था। वो भी उनकी बात मान गई थी और वो अभी जिसको ढूंढ रही थी, जिसका मोबाइल नंबर हैक करने की कोशिश कर रही थी, वो और कोई नहीं बल्कि सुरभि ही थी। उस अनजान आदमी के जगने से सुरभि उठ जाती है। वैसे उसकी नींद उसके फोन की रिंग से ही टूट गई थी, फिर भी वो वैसे ही लेटी थी। वो अपनी आंखों को खोलकर उसकी तरफ देखती है और उसको हक करके कहती है, क्या हो गया बेबी, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? वो आदमी उससे कहता है, बेबी पहले फ्रेश हो जाओ, हमें कहीं जाना है, जल्दी रेडी हो जाओ, मैं तुमको रास्ते में सब बताता हूँ। इतना कहकर वो सुरभि के लिप्स पर एक छोटी सी किस करके वहां से उठकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद सुरभि भी अपने ऊपर चादर लपेटकर उस रूम के साइड में बने दूसरे वॉशरूम में जाकर फ्रेश होती है। दोनों ही फ्रेश होकर अपने कपड़े चेंज करके उस खंडर से बाहर निकल कार में बैठकर कहीं चले जाते हैं। अनाया इस वक्त अपने रूम में बैठकर कुछ सोच रही थी। तभी उसे बहुत ही घबराहट महसूस होती है। उसके दिल में बेहद बेचैनी हो रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था ऐसा क्यों ही रहा है। उसे रितेश और नितिन का ख्याल आता है। वो उन्हें कॉल करती है पर वो दोनों उसका कॉल नहीं उठाते। उनके कॉल न उठाने से श्रेया और भी परेशान हो गई। उधर नितिन और रितेश सुरभि और उसके साथ जो अनजान आदमी था उसका पीछे करते हैं, पर उन लोगों को ये नहीं पता था, उनके बारे में सब कुछ उन लोगों को पता चल चुका था और वो दोनों उन दोनों का पीछा करके खुद ही मौत के मुंह में जा रहे थे। वहां पर सिग्नल न होने के कारण श्रेया का उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा था। अचानक श्रेया के लैपटॉप पर कुछ नोटिफिकेशन आने लगती हैं। वो अपना मोबाइल साइड में देखकर वो लैपटॉप के से आकर खड़ी होती है। उसकी उंगलियां फर्श तेजी के साथ लैपटॉप पर चलने लगती हैं। कुछ ही समय में उसके पास किसका एड्रेस दिखाई दे रहा था। उसने सुरभि की लोकेशन हैक कर ली थी, पर उसे वो कौन है ये नहीं पता था। श्रेया फिर से एक बार नितिन और रितेश को फोन करती है।
पर फ़ोन नहीं लगा तो वो उनके फ़ोन पर एक मैसेज सेंड करके चेंजिंग रूम में जाकर कपड़े चेंज करके सेफ हाउस के बाहर जाकर मैं बैठकर वो कहीं चली जाती हैं। इस वक्त उसने पूरी के पूरे ब्लैक कपड़े पहने थे, ब्लैक पैंट, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक जैकेट, ब्लैक मास्क। थोड़ी ही देर में वो इस जगह पर पहुंच जाती है जहां की लोकेशन उसको मिली थी, जहां पर उस आदमी का या उस इंसान को लोकेशन ट्रेस हो गया था। वो एक सुनसान जगह थी, उसमें एक बड़ा बंद पड़ा हुआ गोदाम दिख रहा था जिसके चारों तरफ टाइट सिक्योरिटी थी। सुरभि और वो अनजान आदमी दोनों ही उस गोदाम के अंदर अपने बॉस के सामने खड़े थे। बॉस सुरभि और उस अनजान आदमी को उनकी लापरवाही के लिए डांट रहा था। वो उनसे कड़क आवाज में कहता है, तुम दोनों के वजह से आज हमारा बना बनाया प्लान पर पानी फिरता। सुरभि, तुमको कितना टाइम हो गया है हमारे साथ काम करते करते, फिर भी तुमने लगता है अब तक कुछ सीखा नहीं है। तुम्हारा फोन ट्रेस किया जा रहा था, उसी के साथ तुम पर उस अनाया के मून बोले भाइयों को शक हो गया है। वो तुम्हारा पीछे करते करते उस खंड तक पहुंच गए थे और अब यहाँ पर भी। इतना कहकर वो अपने आदमियों को इशारा करते वो नितिन और रितेश को कमरे में धकेलते हैं। दोनों की हालत बेहद खराब थी, उन दोनों को बहुत पिटा गया था। सुरभि और वो अनजान आदमी अब भी हैरान थे, उनका पीछा हो रहा है ये बात उनको पता नहीं थी। जब वो लोग रितेश और नितिन को देखते हैं तो वो लोग उन्हें पहचान जाते हैं। सुरभि ने इनके बारे में उस अनजान आदमी को बताया था, ये अनाया के मून बोले भाई हैं, जो मैं मास्टरमाइंड था, जो अब भी अंधेरे भी था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने आदमी को फिर से इशारा करता है, अपने बॉस को इशारा समझकर दो आदमी अनाया को रस्सी से बंध कर वहां पर लेके आते हैं। वो इस वक्त बेहोश थी, उसे और नितिन और रितेश को चेयर पर बांध देते हैं। सुरभि अनाया को देखकर शोक में थी, उसे नहीं पता था कि अनाया को हैकिंग भी आती थी, क्योंकि उसको फोन बेहद ही पावरफुल सिक्योरिटी वॉल से प्रोटेक्ट था। किसी का भी उसको हैक करना नामुमकिन था, पर अनाया ने वो कर दिया। इसका मतलब वो बेहद ही अच्छी हैकर है। वो आगे बढ़कर अनाया के मून पर पानी फेंकती है, जिससे वो होश में आ जाती है। अनाया अपनी आंखों को खोलकर सामने देखने की कोशिश कर रही थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि वो इस वक्त कहाँ है। तभी उसे याद आता है कि वो उस नंबर को ट्रेस करते करते ये तक पहुंच गई थी, पर वो कुछ कर पाती तभी उसके ऊपर किसी ने पीछे से हमला किया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी और अब वो उनकी कैद में थी। वो अपनी आंखों खोलकर सामने देखती है तो उसके सामने उसे सुरभि और एक मास्क पहना हुआ आदमी देखता है। उसी के साथ वहां पर उनके बेहद सारे आदमी भी खड़े थे। अनाया अपने सामने सुरभि को देखकर चौंक जाती है और कुछ बोलती है। उसके पहले उसने अपने सामने ऐसा कुछ देखा कि उसकी आंखें शोक के मारे बड़ी हो गई। उसके आंखों में इस वक्त शोक, गुस्सा, दर्द सब कुछ एक ही साथ में दिख रहा था। अनाया इस वक्त अपने सामने खड़े आदमी को देख रही थी। ये वही आदमी था जो कि अभी कुछ देर पहले सुरभि और उसके बॉयफ्रेंड को डांट रहा था। सुरभि जब अनाया की नज़र का पीछे करते हुए इसके पीछे खड़े हुए आदमी को देखती है तो अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लेकर उस आदमी को आगे आने के लिए रास्ता देती है। वो आदमी अनाया के सामने आकर खड़ा होता है और अपने चेहरे पर एक शैतानी हंसी लाकर उसकी तरफ देखता है। अनाया उसकी तरफ देखकर अपने आंखों में दर्द और आंसू लिए उससे कहती है, ये सब आपने किया? क्या आप ही हैं जिन्होंने मेरे परिवार को उस ब्लास्ट में खत्म कर दिया और मुझे अनाथ कर दिया? इतना कहने के बाद उसके आंखों से दो बूंद आंसू उसके गाल पर आते हैं। वो आदमी उसके तरफ एक मक्कारी बारी हंसी के साथ कहता है, हाँ, मैंने ही ये सब किया। मैंने ही वो ब्लास्ट करवाया और तुम्हारे परिवार को मार डाला, पर पता नहीं तुम कैसे बच गई। पर अब कोई बात नहीं, तुमको भी मैं आज अपने परिवार के पास पहुंचा दूंगा। तुमको उनकी बेहद याद आती होगी ना, और वो भी तुम्हें याद कर रहे होंगे। इतना कहकर वो जोर से हंसने लगता है। उसी के साथ सुरभि और उसका मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड भी हंसने लगता है। उसने भी अपना मास्क निकल दिया था। अनाया उन सब की तरफ देखकर कहती है, क्यों किया? क्या बिगाड़ा था आपका मेरे परिवार ने, आपका अंकल? अनाया की बात पर वो मिस्टीरियस आदमी उससे कहता है, कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, पर तुम्हारे परिवार के पास ऐसी बड़ी ही कोई चीज थी जो मुझे चाहिए थी, और मित्तल खानदान के किसी भी इंसान के जिंदा होते वो मुझे नहीं मिल सकती थी।
इसलिए मैंने पहले तो तुम्हारे पापा से जुटी दोस्ती की, उसी दोस्ती के आड़ मैं तुम्हारे परिवार के अंदर घुस गया। सब मुझ पर आंखें बंद करके विश्वास करने लगे थे, पर उन पागलों को क्या पता वो आस्तीन का सांप पाल बैठे थे। वैसे तुम सोच रही होगी मैं खुद को कैसे आस्तीन का सांप कह सकता हूँ, पर क्या है ना, सच यही है, और सच तो सच होता है। मुझे सिर्फ वो चीज़ चाहिए थी और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इतना सब श्रेया को बताने के बाद वो एक नज़र नितिन और रमेश की तरफ देखता है। दोनों की हालत बेहद ही खराब हो गई थी, फिर भी वो लोग उसकी बातें सुनने के बाद उसको घूर रहे थे, जैसे अभी उनकी चोट दिया तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर वो तो ऐसा कोई मौका नहीं देने वाला था। वो उनकी तरफ एक टीजिंग स्माइल देकर फिर से श्रेय की तरफ देखता है, जो कि किसी सोच में डूबा थी। साथ में उसके चेहरे पर इस वक्त बेहद गुस्सा नजर आ रहा था और उसके पास का और भी उसकी बात सुनकर खतरनाक और जानलेवा हुआ था, जिसे देखकर वो एक पल के लिए डर गया, पर फिर अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लेके उसको देखने लगता है। सुरभि और उसका मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड भी अनाया के पास से आते हुए ओरे से एक पल के लिए डर गया थे, फिर भी वो खुद को शांत दिखाकर अपने सामने जो कुछ भी हो रहा था वो देख रहे थे। आखिर उन्हें भी जानना था कि उनका बॉस आगे की करने वाला है। वो मिस्टीरियस आदमी जो कि सुरभि और उसके मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड का बॉस था, साथ में ही अनाया जिसे अंकल कह रही थी, वो और कोई नहीं बल्कि अनाया के डैड का बिजनेस पार्टनर और उनका सबसे अच्छा दोस्त था विक्रांत राजावत, जिसने अपने ही दोस्त के साथ दगा किया, उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था। विक्रांत राजावत एक बेहद ही गिरा हुआ इंसान था। उसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के साथ था। वो अंडरवर्ल्ड में मिस्टर आरवी के नाम से जाना जाता था। उसका इंडिया में होने वाले हर इल्लीगल काम में हाथ होता था। वो ये सब अपनी असली पहचान छुपा के करता था। बिजनेस वर्ल्ड में किसी को भी उसके इस पहचान के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो दिन के उजाले में अच्छे काम करने का ढोंग करता था और रात में काले काम। अनाया के पापा और उसकी फैमिली को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। विक्रांत राजावत ने एक बार अनाया के पापा की जान बचाई थी। उसने ही अपने आदमी से अनाया के डैड पर हमला करवाया था और फिर उन्हें बचाने का नाटक, जिस वजह से अनाया के पापा और विक्रांत की अच्छी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने उसका बैकग्राउंड भी चेक किया था, पर उन्हें उसमें कुछ भी गलत नहीं मिला, तो उन्होंने उससे दोस्ती कर ली। साथ में ही दोनों अच्छे बिजनेस पार्टनर भी बन गए थे। मित्तल फैमिली यशवर्धन मित्तल की जान बचाने से विक्रांत को बेहद इज्जत देती थी। सब उसे फैमिली का ही एक हिस्सा मानते थे, पर वो तो अपने किसी मकसद के साथ पूरी प्लानिंग करके उनके फैमिली में आया था। विक्रांत राजावत अनाया की तरफ देखते हुए एक शैतानी आवाज में कहता है, ये जो तुम्हारे सामने सुरभि है ना, ये जो तुम्हारी दोस्त नहीं दोस्ती का नाटक कर रही थी, ये और कोई नहीं बल्कि मेरी ही भतीजी है, मेरे भाई की बेटी, और ये उसका बॉयफ्रेंड और मेरे दोस्त का बेटा विराज मल्होत्रा। विक्रांत राजावत के बात पर अनाया अपनी गुस्से बारी आंखों से सुरभि की तरफ देखती है। सुरभि उसको एक मक्कारी बारी स्माइल पास कर देती है। उसी के साथ विराज अपने चेहरे पर से मास्क हटा देता है जो उसने इतनी देर तक लगाया था। उसके मास्क हटने से उसका चेहरा अनाया को साफ दिख रहा था। उसकी तरफ देखकर श्रेया फिर से शौक हो जाती है, पर फिर वो खुद को संभलती है और उसके तरफ अपनी गुस्से बारी नज़र से देखती है और उससे कहती है, तो तुम भी मेरे भाई के साथ जुटी दोस्ती की थी, अपने पापा के दोस्त से मिलकर तुमने मेरे भाई के पीठ पे खंजर घोंप दिया। विराज अनाया की बात सुनकर उससे कहता है, वो क्या है ना, तुम्हारे भाई पता नहीं खुद को क्या समझते थे। मेरी बहन ने तुम्हारे बड़े भाई को प्रपोज किया था, वो उससे प्यार करती थी और उसने क्या किया, उसे पूरी कॉलेज के सामने माना किया, जिसके चलते उसने सुसाइड कर लिया। वो उसके इनकार को सह ही नहीं पाए। उसे वो सब मिला जो उसने हमसे मांगा था, पर तुम्हारी भाई की एक इनकार ने मुझे से मेरी बहन को छीन लिया, जिसका बदला मैं उससे तुम्हें छीन कर लेना चाहता था, और उसी के चलते मैंने विक्रांत अंकल से हाथ मिला दिया। अनाया उससे कुछ कहती उससे पहले ही विक्रांत राजावत की आवाज उसको सुनाई देती है, जो कि उससे कह रहा था, तो अब तुमको सब पता चल ही गया है कि मैंने तुम्हारे परिवार को मार डाला और उसमें इन दोनों में मेरी मदद की, और अब तुमको भी मरना होगा और साथ में इन दोनों को भी। तभी तो मुझे वो चीज़ मिलेगी जो अब तक मुझे नहीं मिली, क्योंकि उसकी वारिश यानी कि तुम जिंदा थी।
अनाया उसकी तरफ कंफ्यूजन में देखती है तो वो उसकी कंफ्यूजन क्लियर करते हुए आगे कहता है, तुम्हारे खानदान में एक बेहद सालों पुराना दिव्य हीरा है जो बेहद ही मिस्टीरियस और मूल्यवान है, जिसकी इस दुनिया में कोई कीमत ही नहीं है। वो मूल्यवान है, साथ में ही उस हीरे की साइज कोहिनूर हीरे के दुगना बड़ा है और उसके जितना ही या उससे भी बेहद ज्यादा कीमती है। आखिर वो उससे दुगना बड़ा जो है और साथ में ही दिव्य भी है, जो कि तुम्हारे खानदान की दरोवेर है, जिसको तुम्हारे पूर्वज सालों से रक्षा करते आए हैं। इसके बारे में किसी को भी पता नहीं है, पर तुम्हारी बुआ जो घर से सालों पहले भाग गई थी, उसने मरते वक्त ये बात अपने पति को बताई थी और उसने ही मुझे वो हीरा लाने के लिए ये भेजा है। इतना कहकर वो एक गहरी सांस लेकर अनाया की तरफ देखकर रहस्य में मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम्हें एक बात तो बताना मैं भूल ही गया था, उस हीरे की असली रक्षक तो तुम ही हो। ये बात मुझे आज ही पता चली है। उसी के कारण ही तुम्हारे परिवार के मरने के बाद में मुझे उसके ठिकाने का पता नहीं चल पाया। अब तुम ही मुझे उसके पास लेके जाएंगी। तुम्हें पता है कैसे तुम्हारे मरने के बाद वो दिव्य मूल्यवान हीरा खुद ही प्रकट हो जाएगा, जिसके बाद मैं उसे हासिल करके अपने बॉस को दूंगा। और दूसरी बात, तुम जो सुरभि को ट्रेस कर रही थी वो भी मुझे मेरे आदमी ने बताया था और मैंने ही तुमको सुरभि की लोकेशन भेज दी थी और तुमको लगा कि तुमने उसको ट्रेस किया। तुम खुद ब खुद हमारे जाल में फंस गई हो और तुम्हारे ये मूल बोले भाई भी। आज उस मूल्यवान और दिव्य हीरे की रक्षक को मारकर मैं उसको पा लूंगा। इतना कहकर वो पागलों की तरह हंसने लगता है। तभी उसका फोन बजता है। वो अपने फोन पर शो हो रही नाम को देखकर जल्दी से फोन उठाता है। वो इधर से कुछ कहने ही वाला था कि दूसरी तरफ के आदमी की गुस्से से बड़ी आवाज उसके कान में पड़ती है। वो आदमी उससे कुछ ऐसा कहता है जिससे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो अनाया की तरफ देखता है जो कि अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल करके उसकी तरफ ही देख रही थी। विक्रांत राजावत जब अनाया के चेहरे के स्माइल देखता है तो उसे अब अनाया के प्लान के बारे में पता चलता है। वो अपना फोन कट कर उसकी तरफ देखता है। इस समय अनाया, जिसको उन लोगों ने चेयर से बांध रखा, तो वो अब उनके सामने अपने हाथ करती है। उसके चेहरे पर इस वक्त एक मिस्टीरियस और साथ में ही डेविल स्माइल थी, जिसको देखकर सुरभि, विराज मल्होत्रा और विक्रांत राजावत भी डर गया था। उसको ठंडा पसीना आ जी था, पर वो जल्दी ही अपने होश में आके अपनी गन निकलकर अनाया पर तान देता है। उसके ऐसे करते हैं सुरभि और विराज भी नितिन और रमेश पर गन तान देते हैं। अनाया अपने चेयर पर ठीक से बैठकर अपने एक पैर पर दूसरा पैर रखती है और अपने एक हाथ को चेयर के आर्म रेस्ट पर रखती है। वो इस वक्त किसी रानी की तरह बैठी थी। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान भी नहीं था। उसका चेहरा उस वक्त बिना किसी एक्सप्रेशन का था। वो इस वक्त क्या सोच रही है ये बताना मुश्किल था। उसके और उसके मून बोले भाइयों के सिर पर इस वक्त बंदूक तनी हुई थी, फिर भी वो इस वक्त रिलैक्स होकर उन तीनों को और उनके पीछे खड़े उनके आदमियों को अपनी गहरी नज़र से देख रही थी। इस वक्त उस रूम का टेम्परेचर बेहद ही बड़ा था और ये सब अनाया से आते हुए खतरनाक ओरे से था। विक्रांत राजावत, सुरभि और विराज मल्होत्रा के हाथ में गन मौजूद होने के बाद भी उन लोगों को अब अनाया से एक अनजाना सा डर लग रहा था। उनके हाथ कांप रहे थे, साथ में ही उन तीनों के चेहरे पर ठंडा पसीना था। यही हाल उनके आदमियों का भी था। विक्रांत राजावत अपने डर पर काबू करके उससे कहता है, तुम ऐसा हमें घूर कर डरा नहीं सकती। मेरे हाथ में गन है और उसके निशाने पर तुम समझी न। इतना कहकर वो सुरभि और विराज को इशारा करके खुद अपनी गन के ट्रिगर पर हाथ रखता है। वो गोली चलाने ही वाली था कि एक गोली आपकी उसके उसी हाथ पर पड़ती जिसमें उसने गन पकड़ी थी। गोली हाथ पर लगते ही उसकी चीख निकल जाती है और बंदूक हाथ से नीचे गिर जाती है। विक्रांत अपना हाथ जिस पर गोली लगी है वो पकड़ लेता है। सुरभि और विराज का भी यही हाल थी, उनके हाथ से गन नीचे गिर जाती है, जिसे रूम में आए काले कपड़े पहने हुए आदमी उठा लेते हैं। साथ में ही सुरभि विक्रांत राजावत और विराज मल्होत्रा पर गन तान देते हैं और उसके आदमियों को वही गोली मारकर खत्म करते हैं। उस रूम में और भी बेहद सारे काले कपड़े पहने हुए आदमी आते हैं और अनाया के सामने अपना सिर झुकते हैं। उनमें से एक आगे आकर कहता है, बॉस ऑल क्लियर है, हमने सारे आदमियों को मार डाला है, अभी बस ये तीनों ही बचे हैं। अनाया उन्हें हाथ दिखाकर ठीक है कहती है।
वो दो लोगों को रितेश और नितिन की तरफ इशारा करके उनको छुड़ाने के लिए और फर्स्ट एड करने के लिए कहती है। वो दो लोग भी अपने बॉस की बात पर अपने काम में लग जाते हैं। अनाया अपने हाथ में गन लेकर कहती है, क्या कहा था तुमने अंकल? नहीं नहीं विक्रांत राजावत, तुमने मुझको ये की लोकेशन बेचकर ट्रैप कर लिया। ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं खुद ही तुम्हारे पास आई हूँ, तुम नहीं ले मुझे समझे। मुझे भी जानना था आखिर कौन है जिसने मेरे फैमिली को खत्म कर दिया और उसने क्यों किया, जिसका अब मुझे पता लग चुका है। इतना कहकर वो अपनी चेयर से खड़ी होकर विक्रांत राजावत के चारों तरफ घूमने लगती है, फिर उसके चेयर को पकड़कर जोर से दबा देती है, जिससे विक्रांत की चीख निकल जाती है। वो उसे बेहद ही गुस्से के साथ और खतरनाक आवाज में कहती है, तुमने गलती की मुझे ये लाकर, पर अब कोई ना, अब मैं आ ही गई हूँ तो। और मुझे तुम तीनों की प्लानिंग और तुमने कैसे मेरे परिवार को खत्म किया, और रही बात हमारे खानदान की धरोहर दिव्य और मूल्यवान हीरे की, तो वो तुम्हें और तुम्हारे बॉस को कभी भी नहीं मिलेगा, मेरे जीते जी और नहीं मेरे मरने के बाद। अब तक रितेश और नितिन भी काफी हद तक ठीक हो गए थे। वो अनाया के पास आकर खड़े होते हैं। नितिन उससे कहता है, अनु अब इनको खत्म करो, ज्यादा टाइम मत गवाना, हमको अभी भी असली कातिल को खत्म करना है, इससे पहले इनको इनकी कर्मों की सजा देते हैं। रितेश भी नितिन की बातों पर अपना सर हाँ में हिलाता है। अनाया उनकी बात सुनकर उनसे कहती है, नहीं भाई, इनको इतनी आसानी से मौत नहीं मिलेगी, मैं इनको तड़पा तड़पा के मारूंगी। इनके लालच के बलबूते पर आज मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है। इतना कहकर वो अपने एक आदमी को इशारा करके विक्रम राजावत और बाकी दो लोगों को उठाने को कहती और अपने आड़े पर ले जाने को कहती है। उसके इतना कहते ही उसके आदमी आगे आकर उन्हें उठाते हैं। तभी सुरभि उससे गन छीनकर अनाया पर तान देती है और कहती है, हम तो मरेंगे पर तुम्हें साथ लेकर, तुम्हारे ही परिवार के वजह से आज मेरे मॉम डैड मेरे साथ नहीं है, उसका बदला तो मैंने ले लिया तुम्हारे सारे परिवार को खत्म करके, बट तुम बच गई, कोई न, अब तुम्हें मार डालूंगी। वैसे भी मुझे पता है मैं आज मरने वाली हूँ, तो साथ में तुम्हें भी मारूंगी। इतना कहकर वो ट्रिगर दबा देती है। नितिन और रितेश की सांस ही एक पल के लिए रुक जाती है। अनाया पर गोली चलते देखकर वो जल्दी से अनाया की तरफ दौड़ते हैं। गोली अनाया को नहीं लगी, वो उसके बगल से होकर गुजरी थी। अनाया ने वक्त रहते ही खुद को संभाला था। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई गन की सारी गोलियां सुरभि के सीने पर मार दी, जिससे सुरभि की वहीं पर डेथ हो गई। अनाया का इतना भयानक रूप देखकर विराज मल्होत्रा और विक्रांत राजावत कांप उठे। उनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था, उनके साथी के मौत के बाद भी। अनाया ने अपने एक आदमी को इशारे से सुरभि की लाश को जलाने को कहा, जिससे सुरभि ने गन छीनी तो वो आदमी इस वक्त जमीन पर पड़ा था, उसके मुंह से जाक निकल रहा था। सुरभि ने अपने उंगली में पहनी हुई अंगूठी से जहर निकलकर जो आदमी उसको पकड़ने को आया था उसके ऊपर फेंक दिया और उसकी गन ले ली। ये सब इतना अचानक हुआ कि किसी के कुछ समझ ही नहीं आया और किसी को कुछ रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। अनाया को वो आदमी ने अपनी आखिरी सांस ले ली थी, उसकी उस जहर के वेजेस तुरंत ही डेथ हो गई थी, जिसको देखकर अनाया ने अभी जिन लोगों को सुरभि की लाश को जलाने को कहा था उनको रोककर वो सुरभि की लाश को उसने पाले हुए मगरमच्छ के आगे फेंकने को कहती है और उस आदमी का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार करने को कहती है। उसकी बात सुनकर दो आदमी आगे आकर उस आदमी को उठकर ले जाते हैं और साथ में ही सुरभि को भी। अनाया, रितेश, नितिन और उसके आदमी भी विक्रांत राजावत और विराज मल्होत्रा को अपने साथ लेके अपने बेस पर जाने के लिए निकलते हैं। वो रास्ते में ही थे तभी विक्रांत राजावत का फोन बजता है, जो कि इस वक्त उसके जेब में ही था, पर वो उसे उठा नहीं सकता था। उसके एक हाथ में गोली लगी थी और दूसरा कुछ करने के काबिल ही नहीं रहा था। अनाया ने उसकी पैरों से कुचल दिया था। नितिन उसका फोन लेके अनाया को दे देता है। अनाया फोन लेकर उसे रिसीव करके स्पीकर पर कर देती है। उधर से एक आदमी की कड़क आवाज आती है जो कि कह रहा था, राजावत क्या हुआ, उस लड़की को और उसके उस दो भाइयों को खत्म की नहीं, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। अनाया उससे कहती है, प्रणाम फूफा जी, मैं अभी जिंदा हूँ, आपको ये जान के खुशी नहीं होगी पर अब कर भी क्या सकते हैं।
आपका साथी विक्रांत राजावत और विराज मल्होत्रा दोनों ही कुछ देर बाद भगवान को प्यारे हो जाएंगे और उसके बाद आप भी अपने बेहद गलत कर दिया है। अनाया मित्तल से उलझ कर आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आप गिनना भी शुरू कर दीजिए। अनाया ने इतना ही कहा था कि उधर से महेश मेहरा की कड़क आवाज आती है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हाथ भी लग पाएंगी? मैं इतना कच्चा खिलाड़ी हूँ क्या? मैं तुमसे भी 4 कदम आगे हूँ, समझी? मैं तो उस बेवकूफ़ विक्रांत को पहले ही कहा था काम में कोई गलती मत करना और तुमको जल्दी खत्म करना, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। फिर फोन की दूसरी तरफ से महेश मेहरा यानी कि अनाया के फूफा की हंसने की आवाज आती है। वो कहता है ये लड़की मरने के लिए तैयार रहना, गुड बाय। उसने इतना ही कहा था कि अनाया की कार और उसके सारे आदमियों की कार में ब्लास्ट होता है। किसी को कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। वो ब्लास्ट इतना भयानक था कि कार के साथ उसमें बैठे सभी के चीथड़े उड़ गए थे। अनाया ब्लास्ट में उड़कर दूर जाकर गिरी थी। उसकी हालत बेहद खराब थी। उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था। वो फोन अभी भी उसके हथाई था और उस फोन में से अभी भी उस आदमी की मक्कारी बारी हंसी सुनाई दे रही थी। साथ में वो किसी को अपने जीत पर वाइन भी सर्व कर रहा था। वो कोई औरत थी जिसकी आवाज अनाया के कान में जाती है। वो आवाज सुनकर अनाया को ऐसे लगता है इस आवाज को वो बेहद अच्छे से जानती है। जैसे उसने ये आवाज कई बार सुनी है, पर अभी उसकी कुछ याद नहीं आ रहा था। उसकी हालत भी बेहद खराब थी। उसकी सांसें धीमी पड़ गई थी। उसके सामने उसकी पूरी लाइफ एक रील की तरह दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने वाली थी। तभी उसने उस औरत की बात सुनी जो कि वो महेश मेहरा से कह रही थी, डैड अब आगे क्या करना है? वो अनाया तो अब मर चुकी है। अब हमको कैसे भी करके उस दिव्य हीरे को ढूंढना होगा जिससे हम माँ को फिर से जिंदा कर पाएंगे। अनाया ने बस इतनी ही नाते सुनी थी। उसकी आंखें बंद हो गई थी। उसकी सांसें थम गई थी। वो इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। अनाया की सांस थम गई थी। तभी दूसरी तरफ सेंट मेरी स्कूल मुंबई में 9th स्टैंडर्ड में एक लड़की अपनी आंखें बंद करके अपनी डेस्क पर सोई थी। अचानक उसके चेहरे पर पसीना आने लगता है। वो चीख कर उठ जाती है। उसके चीखने पर उसे कब से नींद में जगने की कोशिश कर रही उसकी बेस्ट फ्रेंड रावी उसकी तरफ देखकर कहती है, व्हाट्स रॉन्ग अनु? मैं कब से तुम्हें उठने की कोशिश कर रही हूँ, तुम उठने का नाम ही नहीं ले रही हो। तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? वो लड़की अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखने लगती है तो वो अपने आप को क्लासरूम में पाती है। वो सब समझने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसके कान में किसी लड़की की आवाज आती है। वो उसकी तरफ देखती है। उसे देखकर उसको एक पल के लिए अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो अपनी आंखों बंद करके फिर से ओपन करती है, जैसे सामने दिख रही लड़की उसका वहम हो, पर अब भी वो उसको देख रही थी। तो उसको एहसास होता है कि ये उसका वहम नहीं है। वो उस लड़की की बातें बिना सुने उसे गले लगा लेती है और उससे कहती है, आई मिस यू, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाना। उसका इतना ही कहना था कि वो लड़की यानी कि रावी उससे कहती है, क्या हुआ है तुम्हें अनाया? हम तो कब से साथ में ही हैं। तुम मुझे मिस कर रही ही? मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। सॉरी क्यों कह रही हो तुम? ऐसा कहकर वो उसके चेहरे को घूरने लगती है। अनाया को तब जाके होश आता है वो क्या कर रही है। फ्रेंड्स, ये लड़की और कोई नहीं बल्कि अनाया मित्तल ही है जिसका रीबर्थ उसके स्कूल टाइम में हो गया था। जब वो अपनी आंखें खोलकर अपने आप की स्कूल में देखती है तो वो पहले तो शौक होती है, फिर आजू बाजू देखकर उसे एहसास होता है कि उसका रिबॉन उसके स्कूल टाइम में हुआ है। पर उसको इस बात पर पहले यकीन नहीं होता। वो अपने आप को देखती है तब उसे अपने वही जब वो 9th स्टैंडर्ड में थी तब जैसे उसके हाथ में एक छोटा सा ब्रेसलेट होता था जो कि उसके दोनों भाइयों ने उसको दिया था जब वो 9th स्टैंडर्ड में थी। तब उसको देखकर उसे उसके रिबॉर्न होने पर विश्वास होता है क्योंकि उसने ये ब्रेसलेट पिछले जन्म में कहीं खो दिया था। ये उसका फेवरेट ब्रेसलेट था। को जाने के बाद वो बेहद उदास हो गई थी। वो इस बारे में सोच ही रही थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड रावी की आवाज उसके कान में आती है। वो उसको देखकर भावुक हो गई थी।
रावी को पूरा नाम रवि तनेजा है, जो कि अनाया की बेस्ट फ्रेंड थी, पर उसने किसी गलत फहमी के चलते उससे दोस्ती तोड़ दी, जिसके बाद रावी फॉरेन चली गई अपने भाई के पास। फिर वही उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया था जब वो 12 में थी, तब उसी में उसकी डेथ हो गई थी। अनाया को जब ये पता चला तो उसे बेहद दुख हुआ था। उन दोनों की दोस्ती टूटने का एक ही कारण था, वो थी सुरभि, जिसके बातों में आकर अनाया ने रावी से दोस्ती तोड़ी थी। पर अब उसका रिबॉर्न हुआ है। सुरभि अब तक उसके लाइफ में एंटर नहीं किया है। वो कभी भी रावी से अपनी दोस्ती इस जन्म में नहीं तोड़ेगी। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी रवि की आवाज उसके कानों में पड़ती है, जो कि उससे कह रही थी, क्या हुआ अनु, तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम क्लास में सिर्फ सोए ही जा रही हो। चलो अब क्लास खत्म हो गई है। तुम्हें पता है ना, आज इंग्लिश का कंपटीशन है। चलो मुझे देखना है। इतना कहकर वो अनाया की बात सुने बिना उसका हाथ पकड़कर उसको खींचते हुए कंपटीशन जहां होने वाला था उस हॉल की तरफ लेके चली जाती है। अनाया अपनी ही सोच में गुम उसके पीछे पीछे जाने लगती है। आज उनके स्कूल में एक नेशनल लेवल इंग्लिश का कंपटीशन होने वाला था, जिसमें सभी स्कूल ने भाग लिया था। इस कंपटीशन में 3 नो निकाले जाएंगे। जो भी जीतेगा उसको सर्टिफिकेट के साथ स्कॉलरशिप भी मिलेगी और इससे उनके स्कूल का नाम होगा, वो अलग बात है। अन्या ने जब इस कंपटीशन के बारे में सुना तब उसे याद आया, इसी के जरिए उसकी मुलाकात सुरभि राजावत से हुई थी। सुरभि उसी के स्कूल में थी, पर अलग डिवीजन में। उसको कोई इतना जानता नहीं था। उसने इसी साल स्कूल में एडमिशन लिया था। वो इतनी फेमस नहीं थी, इसी कंपटीशन में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी थी। अब वो ऐसा नहीं होने देने वाली थी। पिछली जिंदगी में अनाया ने खुलकर अपना टैलेंट कभी भी दिखाया नहीं था। वो एक एवरेज स्टूडेंट की तरह ही स्कूल में रहती थी, पर वो एवरेज नहीं बल्कि एक स्कॉलर और जीनियस स्टूडेंट थी। वो अपनी पहचान सबसे छुपाकर रखना चाहती थी, जिससे उसके पिछले लाइफ में बेहद कुछ सहना पड़ेगा। पर अब उसने ठान लिया था कि वो इस बार सुरभि का जीना हराम करने वाली है, और उसे उस विक्रांत राजावत और खुद के फूफा महेश मेहरा से भी तो अपनी फैमिली की रक्षा करनी थी। वो इस बार उनको नहीं खो सकती थी, नहीं तो उसके रीबर्थ का क्या मतलब रहता। वो यही सोचते सोचते कंपटीशन की जगह पर पहुंच गई थी। उसके वहां पहुंचते ही कुछ ऐसा हुआ कि अनाया ने गुस्से के मारे अपनी हाथों की मुट्ठी कस ली। अनाया और रावी कंपटीशन हॉल में एंटर करके अपनी सीट पर बैठने के लिए चले जाते हैं। रावी अपनी सीट पर बैठने ही वाली होती है कि कोई उसको धक्का देता है, जिससे वो गिरने ही वाली थी कि उससे पहले अनाया आगे बढ़कर उसको गिरने से बचाती है। रावी को सही से अपनी जगह पर खड़ा करके वो उसको ऊपर से नीचे देखने लगती है, वो ठीक तो है ना, या उसे कोई चोट तो नहीं आई। जब उसको तसल्ली होती है कि रावी एकदम ठीक है, तो वो अपनी आंखें उस तरफ करती है जहां वो लड़की खड़ी थी जिसने रावी को धक्का दिया था। अनाया उसकी तरफ अपनी ठंडी आंखों से देखती है, जिससे वो लड़की अंदर तक कँप जाती है। उसकी अनाया की आंखों में देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्योंकि अनाया के आंखों में गुस्सा देखा था, जो किसी को भी कांपने के लिए और डरने के लिए मजबूर कर देने वाला था। बाद में वो लड़की खुद को नॉर्मल करके अनाया की तरफ देखती है। उसके मुताबिक अनाया एक डरपोक लड़की है, जो कि किसी को कुछ भी नहीं कहती। उसके साथ कोई कुछ भी करे तो भी वो चुपचाप से ही लेती है। किसी को ये बात पता नहीं थी कि अनाया मित्तल खानदान की प्रिंसेस थी, क्योंकि अनाया की कोई फोटो ही मीडिया में या कहीं पर भी अपलोड नहीं थी। वो हमेशा सोशल मीडिया और रिपोर्टर से भागती थी। उसको ये सब पसंद नहीं था, इसलिए उसके फैमिली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन लोगों तो सिर्फ अपनी बेटी की खुशी से मतलब थी, जो कि उसके 5 साल के होने के बाद कहीं गायब ही हो गई थी। वो एक अलग ही लड़की बन गई थी। अनाया को 5 साल की उम्र से ही वो डरावने सपने आना शुरू हो गया था। उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती थी, जो कि उससे मदद मांग रही थी। उसके बाद से ही वो अकेली ही खुद में गुम रहने लगती थी। अनाया के पापा हर्षवर्धन भी अपने बिजनेस में ऐसे गुम हो गए कि उनको अनाया के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। जब वो उनके साथ होती थी तो वो एकदम नॉर्मल बिहेव करती, पर उनके पीछे वो एकदम अलग इंसान बन जाती। वो पढ़ाई में स्कॉलर होने के बाद भी हमेशा पीछे रहती। साथ में वो खुद को स्कूल में भी किसी से बात नहीं करती थी। उसकी सिर्फ एक ही फ्रेंड थी, वो थी रावी, जिसके साथ ही वो असली अनाया के जैसे बर्ताव करती जैसे वो असल में थी।
स्कूल में अनाया से कोई कुछ बोलता तो वो उसे कुछ नहीं करती शांति से, या तो उसकी बातें सुनती नहीं तो वहां से निकल जाती। सबको वो उनसे डर गई ऐसा लगता, पर असल में बात अलग ही होती थी। जो भी स्कूल में उसको परेशान करता वो उसे से लेती, पर बाद में वो किसी के भी नज़र में आए बिना उसकी बेहद ही खतरनाक सजा देती। इसलिए सामने खड़ी लड़की यानी कि नेहा को लगता है ये डरपोक अनाया क्या ही कर लेगी, मैं क्यों उससे डर रही हूँ, वो ये खुद से ही कहती है। वो अनाया और फिर उसके पीछे खड़ी हुई रावी की तरफ देखकर कहती है, ये सीट मेरी है और मेरे फ्रेंड सुरभि की, हम ये बैठेंगे, तुम दोनों कहीं और बैठ जाओ। उसकी बात सुनकर अनाया को याद आता है ये सुरभि की फ्रेंड नेहा है। इसने पिछले जन्म में भी रावी को ऐसे ही धक्का दिया था जिससे रावी के सर में चोट आ गई थी। वो 2 दिनों के लिए हॉस्पिटल में थी। पिछली बार वो इस कंपटीशन में नहीं आई थी, पर इस बार सब अलग था। वो पहली वाली अनाया नहीं थी, अब वो मैच्योर हो गई थी। आज रावी को उसने सही टाइम पर बचा लिया था और शायद पिछले जन्म से जल्दी इस बार उसकी और सुरभि की मुलाकात होने वाली थी। अनाया नेहा की बात पर उससे कहती है, और वो भला क्यों हम दूसरी जगह पर जाके बैठे, हम पहले आए हैं तो हम यहीं पर बैठेंगे। इतना कहकर वो रावी का हाथ पकड़कर उसको वहां लगी एक सीट पर बिठाकर वो उसके पास वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसके ऐसे करते ही नेहा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, पर वो उन्हें कुछ बोलती उससे पहले ही स्टेज पर अनाउंसमेंट शुरू हो गई थी, जिस वजह से उसे वहां से जाकर पीछे वाली सीट पर बैठने पड़ा। पर जाते समय वो रावी और अनाया को लुक देकर चली गई, जैसे माह रही हो उसका बदला मैं तुम दोनों से बाद में ले लूंगी। नेहा के वहां से जाने के बाद रावी अनाया से कहती है, अना क्या जरूरत थी उससे बहस करने की, हम किसी और सीट पर बैठते ना, खाम का उससे दुश्मनी मोल ली। तुमको नहीं पता वो अतुल की गर्लफ्रेंड जो कि इस स्कूल के ट्रस्टी का बेटा है, जिसके चलते ये सब पर अपना हुक्म चलती है और कोई उससे कुछ कहता भी नहीं है। अनाया रावी की बात सुनकर उससे कहती है, चिल बेब्स, तुमको कंपटीशन देखनी है ना तो सामने देखो ना, तुम इतनी क्यों चिंता कर रही हो, मैं हूं ना, सब संभल लूंगी, तुम आगे देखो। रावी कुछ बोलने वाली होती है पर वो उसका मुंह बंद कर देती है, उसके मुंह में चॉकलेट डालकर। रावी अजीब सा मुंह बनाकर चॉकलेट खाती हुई आगे देखती है। एक्चुअली रावी को श्रेया इस स्कूल के सबसे बड़ी ट्रस्टी की बेटी है और साथ में वो मित्तल खानदान की प्रिंसेस है, ये भी नहीं पता था। कभी उसने अनाया से अपने बारे में पूछा नहीं और अनाया ने भी उसे कुछ नहीं बताया था। स्कूल में भी उसने अपनी पहचान हाइड करके रखी थी, इसलिए उसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। सुरभि जब कंपटीशन हॉल में एंटर करती है तो वो एक बार पूरे कंपटीशन हॉल में अपनी नज़रें घुमा कर देखती है। एक्चुअली वो नेहा को ढूंढ रही थी। जब उसको नेहा पीछे के रो में बैठी दिखती है तो वो उसके पास जाकर उसके पास वाली सीट पर बैठ जाती है। वो नेहा का गुस्से से लाल चेहरा देखकर उससे कहती है, क्या हुआ नेहा, तुमको किसने इतना गुस्सा दिला दिया जो तुम ऐसे बैठी हो। सुरभि का बस इतना ही कहना था कि श्रेया उसको उसकी अनाया के साथ हुई सारी बातें सुरभि को नमक लगाकर सुनता है। उसकी बातें सुनकर सुरभि नेहा से कहती है, बस इतना ही जाने देना, वैसे भी यहाँ बैठे या वहाँ देखने तो कंपटीशन ही है ना, तो बस अब अपना गुस्सा थूक दो और आगे देखो। नेहा कुछ कहने ही वाली थी पर सुरभि उसको चुप कराकर कंपटीशन पर ध्यान देने को कहती है। तभी सुरभि के क्लास के कुछ स्टूडेंट उसके पास आते हैं और उससे कुछ कहते हैं, जिसे सुनने के बाद सुरभि नेहा से कुछ बात करके अपनी क्लास के उन स्टूडेंट के साथ चली जाती है। अनया भी ये सब देख रही थी। उसको कुछ पता नहीं चला कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं, पर उन स्टूडेंट के चेहरे की परेशानी देखकर वो समझ जाती है कुछ तो बड़ा है। वैसे भी वो पिछले जन्म में इस कंपटीशन में नहीं आई थी तो उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन बस इस कंपटीशन के बारे में कुछ ही बातें बाकी के स्टूडेंट के मुंह से सुनी थी कि कैसे सुरभि के डिवीजन की एक लड़की जो कि इस कंपटीशन के लिए सुरभि को हराकर जीती थी, वो ठीक कंपटीशन की कुछ मिनट पहले ही गायब हो गई थी, जिस वजह से सुरभि को उनके डिवीजन को तरफ से इंग्लिश की कंपटीशन में भाग लेने को कहा और वो ये कंपटीशन भी जीत गई थी, जिससे वो रातों रात इस कंपटीशन के वजह से स्कूल में फेमस हो गई थी। उस लड़की को भी सुरभि ने ही एक क्लासरूम में बंद करके रखा था, जिस वजह से वो लड़की कंपटीशन में भाग नहीं ले पाई थी।
अनाया को जब ये याद आता है तो उसके चेहरे पर एक बेहद ही खतरनाक मुस्कुराहट आती है। अनाया रावी को वॉशरूम जाने का कहकर अपनी सीट से उठकर बाहर चली जाती है। वो वॉशरूम की तरफ न जाकर नॉर्थ ए क्लास के फर्स्ट डिवीजन के क्लासरूम की तरफ जाती है। वहां जाकर देखती है तो उसको वहां पर वो लड़की नहीं दिखी जो कि इंग्लिश कंपटीशन के क्या उनके क्लास से चुनी गई थी। वो वहां से आगे जाती है तो उसे स्टोर रूम दिखाई देता है। वो उसे इग्नोर कर आगे जाने ही वाली थी कि स्टोर रूम से आवाज आती है। कोई स्टोर रूम का डोर जोर जोर से ठोक रहा था। अनाया स्टोर रूम की तरफ बढ़ जाती है। वहां जाकर देखती है तो किसी ने स्टोर रूम बाहर से बंद कर दिया था। वो उस डोर को खोलकर अंदर जाती है तो उसको नीति यानी कि वही लड़की थी जो आज की इंग्लिश कंपटीशन के लिए अ डिवीजन की तरफ से चुनी गई थी। नीति जब किसी को स्टोर रूम का डोर खोलते देखकर वो उसके पास जाकर देखती है तो उसकी अपने सामने अनाया नजर आती है। वो उसको थैंक यू कहती है। अनाया उससे कुछ नहीं कहती बाद अपना सर हिला देती है। वैसे भी सबको पता था कि अनाया किसी से ज्यादा बातें नहीं करती थी। उसे सिर्फ रावी के साथ ही बातें करते देखा जाता था, इसलिए नीति को उसके न बोलने से फर्क नहीं पड़ता। नीति कुछ कहती उससे पहले ही अनाया उसके चेहरे की तरफ देखकर उससे कहती है, कंपटीशन स्टार्ट होने ही वाली है, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इतना बोलकर वो वहां से चली जाती। उसके पीछे नीति भी स्टोर रूम से निकलकर सीधा कंपटीशन हॉल की तरफ बढ़ जाती है। अनाया आराम से जाकर अपनी सीट पर बैठती है। तभी उसको अपने सामने सुरभि गुस्से से जाती हुई दिखती है। उसको ऐसे देख के अनाया के चेहरे पर बड़ी स्माइल आती। इसी कसाब है, उसका प्लान कामयाब हो गया था। नीति जब कंपटीशन हॉल में आई थी तब कंपटीशन स्टार्ट होने में बस 10 ही मिनट बचे थे। वो जल्दी से अपनी इंग्लिश टीचर की तरफ जाकर उन्हें रिपोर्ट करती। उसके साथ जो भी कुछ हुआ वो सब बता देती है। टीचर उसकी शांत करके उससे कहती है, रिलैक्स नीति, कंपटीशन के बाद हम इस बारे में पता करेंगे। यू आर ऑल राइट नाउ। क्या तुम कंपटीशन में भाग लेना चाहती हो या नहीं? अपनी टीचर की बात पर नीति उनसे कहती है, मैम मैं इस कंपटीशन में भाग लूंगी, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है, मैं अब ठीक हूँ। उसके कहने पर टीचर ठीक है कहकर उसको लेके कंपटीशन हॉल के पीछे की तरफ चली जाती है, जहाँ पर सुरभि का नाम देने ही वाले थे कि तभी अवंतिका मैम यानी कि नीति की इंग्लिश की टीचर उनको रोकती है। उनके ऐसे अचानक आकर सुरभि का नाम लिखने से रोकने पर सबकी नज़र उन पर चली जाती है। सबको अपने तरफ देखता देखकर अवंतिका मैम उनसे कहती है, नीति यहाँ पर है। अब जब नीति आ गई है तो उसको ही इस कंपटीशन में शामिल होना होगा, वही इसके लिए चुनी गई थी। उनकी बात सबको सही लगती है तो कंपटीशन के लिए क्लास 9 के डिवीजन से नीति का नाम लिया जाता है। नीति के फ्रेंड्स जो वहां मौजूद थे सब उसको देखकर उसकी तरफ जाकर उससे वो कहाँ चली गई थी और भी बेहद सारे प्रश्न पूछ रहे थे। नीति सबको शांत करके अपने साथ जो भी कुछ हुआ वो बताती है। नीति या उसके फ्रेंड कुछ कहते उससे पहले अवंतिका मैम नीति को बुलाती है तो वो अपने फ्रेंड्स से बाद में इस बारे में बात करेंगे ये कहकर अवंतिका मैम की तरफ चली जाती है। उसका नाम रजिस्टर होने के बाद अन्य मैम उसको कंपटीशन में शामिल हुए स्टूडेंट के साथ बैठने के लिए कहती है। नीति भी उनकी बात मानकर वहां से चली जाती है। इन सब में किसी ने भी सुरभि पर ध्यान नहीं दिया था, उसको सबने इग्नोर कर दिया था। इस वक्त उसका चेहरा गुस्से के मारे काला पड़ गया था। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध ली थी। वो पहले तो नीति को वहां देखकर बेहद शौक थी। उसने तो नीति को स्टोर रूम में बंद कर दिया था तो वो अब ये पर की कर रही है। वो ये सब सोच ही रही थी तभी उसके कान में उसके ही क्लास के एक स्टूडेंट की आवाज़ आती है जो कि उसको आगे हॉल में जाकर बैठने को कहता है, अब जब नीति आ गई है तो अब तुम आराम से कंपटीशन देख सकती हो। इतना कहकर वो वहां से चला गया। सुरभि को उसके बात पर गुस्सा तो बेहद आया पर वो गुस्से का गुट पीकर वहां से निकलकर कंपटीशन हॉल में आकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। टू बी कंटिन्यूड।